हेलो। हाँ जी, चलें। सभी को नमस्कार। चलिए, तो लॉजिक हमने पकड़ लिया कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और कैसे आगे बढ़ेंगे। देखिए, नमस्कार कमल भाई। जैसे अभी हमने, यदि, हाँ जी, चलें। ब्रेक के जस्ट पहले जो हमने चर्चा किया, यदि उसका प्रैक्टिकली हम पकड़ने जाएं तो हमने अभी तक कैसे पकड़ा। तो हमने सबसे पहले क्या बात किया कि दो ही क्वेश्चन है, अब तीसरा क्वेश्चन नहीं है। तो एक निश्चितता आ गई। फिर हमने कहा कि मूल चाहत क्या है, सभी मानव क्या चाहते, है ना, क्यों जीना है, तो बेसिकली सुख। क्यों जीना है, तो सुख के लिए जी रहे। तो एक चीज़ पहचान ली कि ये निरंतर है। विचार की ताकत हमारे पास पहले से ही निरंतर है। तो धीरे धीरे हम वो निरंतर वाली चीज़ों को पहचानते जाएंगे। और मानव हर बार जब सूत्र बोलते हैं तो किसी नियम को बोल रहे हैं। तो बेसिकली वो जिसको हम निरंतर बोल रहे हैं, वो कोई मानव के बारे कोई नियम है। बार बार उस नियम को हम पहचानते जाएंगे। और धीरे धीरे कितनी सारी चीज़ों को हमने निरंतर हैं उनको पहचाना है, उसको मिला के, है ना, तो हम परिवर्तनशीलता को स्वीकार पाएंगे। सार बात इतनी है कि परिवर्तनशीलता है ये नियम। परिवर्तनशीलता की निरंतरता है। परिवर्तनशीलता हमको स्वीकार नहीं हो रही है क्योंकि मैं निरंतरता चाहता हूँ। तो जब तक मेरे को निरंतरता का आधार नहीं मिलेगा, तब तक मैं परिवर्तनशीलता को स्वीकार नहीं पाता। हाँ जी, चले। तो ब्रेक के पहले हमने देखा कि स्वीकृति बराबर सुख और अस्वीकृति बराबर दुख। तो पहले हम इस बात पे चर्चा कर लें, अभी हुई चर्चा नहीं हुई ना, कि हाँ स्वीकृति ही सुख है और अस्वीकृति दुख है। तो हाँ, पहले इस बात पे नहीं। तो पहले इसको देख लें। स्वीकृति बराबर सुख, अस्वीकृति बराबर दुख, ऐसा है नहीं है। असहमत होने की कोशिश कर। कोई ऐसा एग्जाम्पल खोज के लाएं कि जिसमें आपको अस्वीकृति है और आप खुश हैं। जैसे आपके शिविर में आने की स्वीकृति है और कोई आपको आने नहीं दे किसी भी कारण से, घर वाले, कोई परिस्थिति, तो आपको कैसा लगता है। और किसी की नहीं आने की स्वीकृति है, उसको जबरदस्ती भेजा जाए, उसको भी ठीक नहीं लगता है। तो स्वीकृति बराबर सुख, अस्वीकृति बराबर दुख। इससे भिन्न कोई एग्जाम्पल मिलता है तो लाइए। हाँ जी, माइक, पीछे एक माइक। भैया, जो चीज़ें सही नहीं है उसकी अस्वीकृति तो सुख हो सकती है ना। हाँ, लेकिन नियम लागू हो रहा है कि नहीं उसमें। नहीं, जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताओ। जैसे नशा करना बुरी चीज़ है, उसकी हाँ। अगर हम अस्वीकृति करते हैं तो वो सुख हुआ ना। हाँ, तो क्यों सुख हुआ। तो ये उल्टा हो गया। हम कह रहे हैं स्वीकृति बराबर सुख, आप कह रहे हो अस्वीकृति बराबर सुख। कैसे हुआ, हाँ जी बोलिए। मैं बोल रही हूँ समझ और समाधान रहा हर आदमी में। माइक। समझ और समाधान, तो स्वीकृति और अस्वीकृति सभी में सुख मिल सकता है। परिवार भी खुश रह सकता है। हर परिवार का आदमी समझ और समाधान में रहे तो। हाँ, तो उसके लिए हमारी स्वीकृति है, इसलिए उसका नाम सुख है। तो स्वीकृति ही सुख है। लेकिन इनका एग्जाम्पल अलग आ गया। हाँ जी, ध्यान से सुनिए और आप उत्तर दीजिए। यदि आप तक बात पहुंचेगी तो आपको उत्तर आएगा। मैं उसको एग्जाम्पल में क्रिएट कर देता हूँ। चार दोस्त बैठ के बाटली खोल लिए और पांचवें से बोल रहे हैं देखो तुम भी पियो, और दोस्ती के नाम पे पियो। और ये यदि नहीं पियोगे तो आज के बाद दोस्ती नहीं। और वो अस्वीकार कर देता है। तो अस्वीकार करके वो खुश है। जबकि यहां कह रहे हैं कि स्वीकृति बराबर सुख है। तो वो अस्वीकार करके खुश कैसे है। ठीक है। हाँ जी, पीछे एक माइक दीजिए। दो माइक पीछे।
3 माइक पीछे, 4 माइक पीछे है। क्या सब ऐसे गुजरे हुए आए थे? माइक ऑन नहीं। वो ड्रिंक नहीं करना है उसके लिए मेरी स्वीकृति है, इसलिए मेरे को सुख लगता है उस सिचुएशन में। ड्रिंक नहीं करते? यानी 4 लोग अगर मुझे बोल रहे हैं करो तो वो नहीं करने के लिए मेरी स्वीकृति है। हाँ। और इसके लिए भी स्वीकृति है कि सामने वाला पी रहा है, मतलब हाँ उसके लिए भी स्वीकृति है ना। हाँ, कई लोगों को सामने वाला सामने बैठ के कोई नॉनवेज खाएगा इसकी स्वीकृति नहीं, और कई लोग नहीं खाते हैं लेकिन सामने बैठ के खाएगा चलेगा, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं। तो स्वीकृतियों के अलग अलग लेवल हैं। लेकिन ये जो इन्होंने बात कही, हो गया बात पूरा, सब तक पहुंच गया। मेरी अस्वीकृति देने के लिए स्वीकृति है, तो मैं अपनी स्वीकृति के साथ ही हूं। मुझको नहीं पीना है, मैं इसी स्वीकृति के साथ हूं। मैं मेरी स्वीकृति के साथ हूं, इसका नाम सुख है। जब भी मेरे को मेरी स्वीकृतियों से अलग हटना पड़ता है वो मेरे लिए दुख है। माइक माइक जैसे आपकी अभी परिभाषा थी कि सुख सभी के लिए एक समान नहीं है, सबका सुख अलग अलग है। मेरी ऐसी परिभाषा नहीं थी। सुख की परिभाषा थी सब अपने हिसाब से जो सुख लेते हैं। हाँ, अभी संसार में देखो, अभी संसार में हम ऐसा मानते हैं हाँ। कि सुख सबका अलग अलग, समझ सबकी अलग अलग, अपनी अपनी, ऐसा हम मानते हैं। मानते हैं। इसका रूट कहाँ पकड़ में आया? हाँ जी, सबके ध्यान में आ गया। इसका रूट कहाँ पे है? हमारा अभी समझ क्या चीज है, अभी हमारी मान्यताएं ये हैं। तो इंद्रियों से सुखी होने का डिजाइन सबका एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग होगा। इसीलिए वो जो रूप बल धन पर से सुखी होने का डिजाइन सबका एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? अलग 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 होगा। सबकी स्किल्स एक जैसी होंगी कि अलग अलग होंगी? अलग 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 होंगी। क्योंकि जिंदा रहने के धरातल पर, शरीर के धरातल पर हम अलग अलग ही हैं। जी। तो चूंकि उसी को हमने समझ माना है, इसलिए बार बार हम ये बोल रहे हैं कि समझ अलग अलग अपनी अपनी है। जी। अब ये पता चल रहा है कि अस्तित्व में कुछ चीजें शाश्वत है। जैसे नियम सबके लिए एक है कि अलग अलग है? एक है। अलग है। जब नियम के लेवल पे समझने जाएंगे तो पता चलेगा कि सुख सबके लिए एक है, वो फिर अलग अलग नहीं है। और जिसको अभी तक सुख मान रहे थे वो पता चला सुख है ही नहीं, वो शरीर को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन है, शरीर को बनाए रखने के लिए अनुकूलता है। तो अभी हमने सुख को नहीं पहचाना है, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता को सुख माना है। करेक्ट। शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता की कोई औकात नहीं है कि उसमें सुख की निरंतरता आ जाए, उसमें सुख पेरिनियल हो जाए, परमानेंट हो जाए। यदि आपका क्षणिक से काम चलता हो, शुभकामनाएं। नहीं चलता हो तो समझ लो, ऐसा बोल रहे। हाँ जी, और बोलिए। सर, हाँ इन्होंने जैसे बोला, मैं दोहराना चाहूँगा कि मतलब रूल तो यही है कि स्वीकृति से सुख है और अस्वीकृति से दुख है। हाँ। बराबर। पर इन्होंने कहा कि नशा न करना ये तो अस्वीकृति है, तो उससे हम तभी भी हमको उससे सुख मिलता है। बराबर। पर कैसे कि नशा न करना उसमें न आता है और अस्वीकृति में अ आता है, लाइक दोनों भी निगेटिव निगेटिव है, तो रूल तो वही है। हाँ, नेगेटिव तो हम नेगेटिव लोग मिलके अफर्मेटिव पॉजिटिव। निगेटिव कर रहे तो वैसे हो रहा है। आगे पीढ़ी आगे, जब ये लोग शिविर लेंगे तो हमसे अच्छा ही लेंगे। समझाने का तरीका और पावरफुल होगा। गुड। हाँ जी, बोलिए कपिल भाई। सर, ये सेम सिनेरियो को आज पापा नहीं दिख रहे। पापा पीछे होने आगे अलग हो गए हैं थोड़े। अच्छा, नहीं ठीक। थैंक यू। तो ये सेम जो सिनेरियो उसको आगे लें, हाँ तो दो चीज़ों में चॉइस हो रही है। एक तो है कि चलो एक गिलास लेके बैठ जाओ, तो वो उससे दोस्ती जो भी दोस्ती के नाम पे आज अभी है वो बना रहेगा, क्योंकि आपने बोला दोस्ती ख़त्म, अगर तुम नहीं पी रहे हो तो दोस्ती ख़त्म। और दूसरी चॉइस ये है कि मैं अपनी अस्वीकृति बनाए रखूं और ये मान के चलूं कि फ़िलहाल के लिए शायद दोस्ती ख़त्म भी हो जाए, इन टर्म्स ऑफ जो है वो ख़त्म भी हो जाए,
but this is the right thing for them also and for me for the long term. तो इन दोनों में चॉइस होगा. तो अगर शॉर्ट टर्म चॉइस ले लो तो ग्लास पकड़ के बैठ जाओ, अगर लॉन्ग टर्म में बिलीव करो तो दूसरा रास्ता ले लो. देखो, जब भी आप एक क्लास से उठ के हायर क्लास में जाते हो तो सारे दोस्त आपके साथ नहीं जाते हैं, और हायर क्लास में नए दोस्त अलग से मिलते हैं. सिंपल. हाँ जी, और बोलिए. हाँ, कहाँ पहुँचे? हाँ बोलिए. पर्सनल एग्जांपल है, आई एम नॉट श्योर, शायद मिलता जुलता हो जो आप सर ने जो बोला. 6-7 साल पहले मेरा लड़का 7th क्लास में था, तो मैं ऑफिस आया तो वाइफ ने कहा थोड़ा प्यार से बच्चे से बात करना, आज उसका यूनिट टेस्ट था मैथ्स का, तो अच्छा नहीं हुआ है तो ही थोड़ा अपसेट, तो जाट की तरह उसको लठपट मार देना फौजी की तरह. हम हाँ भाई क्या हुआ, कौन सा एग्जाम था? कहता मैथ्स का. कितने नंबर आएंगे? कहता 6 नंबर. मैं कितने नंबर का पहले क्वेश्चन में और कितने नंबर का था? कहता 25. मैं पासिंग मार्क्स कितने? कहता 9. तो शुरू से नहीं बच्चा टॉपर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो मैं क्या हो गया? कहता मुझे ऐसे ही ब्लैकआउट से हो गया तो नहीं याद रहा मुझे. मैं ठीक है हो जाता है. तो क्या फिर उसके बाद कहता अभी मैं मेरी शुरू से मैंने टॉप किया ऐसे, तो अभी मेरी मैम क्या सोचेगी? अरे भाई ठीक है मैम, हो जाता है यार, कभी यूनिट टेस्ट ही है, यूनिट 1 यूनिट 2 हाफ ईयरली फुल ईयरली जो भी है. यहाँ तक तो ठीक था, जो उसने अगली लाइन बोली ना उससे मेरे को हंसी आ गई. कहता मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? तो मैं हंस दिया. कहता मैं रो रहा हूँ इधर आप हंस रहे हो. मैं कौन है उल्लू के पट्टे दोस्त के साला तेरे 6 नंबर से तेरी दोस्ती उड़ूगी? तो ऐसे डज दैट मार्क्स डिफाइन यू? योर 10 ईयर ओल्ड 12 ईयर, तुम 12 साल के बच्चे हो, तुम्हारे इतने अच्छे बाकी संस्कार हैं. सो दैट्स व्हाट अगेन आई कम बैक व्हाट आई सेड अगेन. आई सेड व्हाई आर यू एम्पावरिंग द अदर पर्सन टू मेक यू फील हैप्पी? तो ऐसे लंबी जिंदगी बहुत लंबी है यार, मतलब 50 60 70 साल का रहेगा, ये तो बहुत छोटा लाइफ का है, और भी चैलेंजेस आएंगे लाइफ में. सो बहुत बड़ी, बहुत बड़ी. गुड गुड. हाँ जी, तो कहाँ पहुँच गए? और देखिए, अस्वीकृति बराबर सुख, स्वीकृति बराबर स्वीकृति बराबर सुख, अस्वीकृति बराबर दुख. ऐसा है नहीं है? सभी के लिए काम कर रहा है? नहीं कर रहा है? हर जगह हम क्या कर रहे हैं? उस नियम को मानव के बारे उस नियम को बार बार पहचानने की कोशिश कर रहे हैं. हमने पहले भी चर्चा किया कि सृष्टि में मानव के अलावा सृष्टि की सभी जितनी भी नेचुरल एंटिटीज हैं उनका आचरण नेचुरल है, नेचुरल बिहेवियर है. मानव भी एक नेचुरल एंटिटी है, इसलिए उसका भी एक नेचुरल बिहेवियर है, जो है ही केवल उसको पहचानने की कोशिश है. इस अनुसंधान के माध्यम से जो है ही उसको पहचान लिया गया, उसको हम आपस में शेयर करके उसको शोध कर रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं. तो यदि ये बात पूरी हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं. माइक. मतलब अगर जो भी चीज़ हमको सुख देती है वो एक्सेप्टेड है, ये भी हर बहुत चीज़ में बढ़िया. वैलिड है ना. बहुत बढ़िया. देखो, ये बहुत कोर की बात है. जिंदा रहने के धरातल पर सुख बराबर स्वीकृति, और जीने के धरातल पर स्वीकृति बराबर सुख. ऐसे काम करते हैं. जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं तो सुख के लिए मेरी स्वीकृति, इंद्रियों में कोई सुख मिला उसके लिए मेरी स्वीकृति. ये सब्जी खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो बेसिकली सुख के लिए मेरी स्वीकृति. जब मैं नियम को समझता हूं तो नियम के प्रति जो स्वीकृति आती है वो सुख के रूप में महसूस होती. जैसे हमने कहा कि क्या कहा, सभी मानव क्यों जीना है? तो अभी कैसा लगता था? सबका जीना, क्यों जीने का उत्तर एक होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा. अभी ऐसा लगता था. जैसे सूत्र सामने रखा, 2 ही क्वेश्चन है, क्यों जीना है, कैसे जीना है, उसके बाद तीसरा नहीं निकलता है. 20 साल से कर रहा हूं, है ना. मूल चाहत एक है, हाँ एक है. अब ये कुछ भी हिलता डुलता नहीं है. तो जैसे ही हम ये पहचान लेते हैं, माना आपने जो कुछ किया आपने ले किया, इसमें तो बहुत मजा आता है. इतना बड़ा टोकरा लिए घूम रहे थे, क्या टोपली, टोपला, तो इतना बड़ा टोपला लिए घूम रहे थे, मैंने इसके लिए इतना किया, परिवार के लिए इतना किया, भाई के बच्चों के लिए इतना किया, और धीरे से पता चलता है अपने लिए किया, तो आराम में आ गया. भाई का बच्चा भी आराम में, मैं भी आराम में, तो उसको भी गाली दिए पड़ा हूं. तो ये बहुत सारी चीजें इतना तुरंत इफेक्ट डालती हैं और हमारे इस भाव और विचार को एक नियंत्रित गति देती हैं. देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले भी कहा,
मैं यदि जिस काम को मैं समझता हूं उस काम के मामले में मेरे भाव और विचार व्यवस्थित हैं। मैं खाना बनाना जानता हूं, तो खाना बनाने के बारे में भाव विचार गड़बड़ होते हैं। कभी ऐसा फीलिंग आता है आज खाना बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा। मैं एक भाषा बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, आप मराठी बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलता होगा। कभी सुबह सुबह उठ के ऐसा हुआ आज मैं हिंदी बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा? इसमें शंका कभी नहीं हो रही है। इसका मतलब जिस मामले में आपका अधिकार बन गया है उस मामले में भाव और विचार में निश्चितता है, वहां कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन मानव के बारे में हमारी समझ नहीं बनी है, इसलिए मानव के बारे में भाव और विचार में कोई निश्चितता नहीं है। तो मेरी मेडिकल में बन गई है, मेरी इंजीनियरिंग में बन गई है, खेती में बन गई है, खाना बनाने में बन गई है। तो जिन जिन चीज़ों में हमारी समझ बन गई है, तो हमको जिंदा रहने की समझ है, जीने की समझ नहीं है। इसलिए अपनों से दुख पाया है, अपनों को दुख दिया है। तो ये क्लैरिटी, तो हमको धीरे धीरे वो चित्रण भी होने लगता है कि अच्छा जब ये भाव और विचार की निश्चितता बोल रहे हैं, जैसे ब्रेक के दौरान आप पूछ रहे थे, है ना, भाव और विचार की निरंतरता। तो भाव और विचार की निरंतरता कहाँ है और कहाँ नहीं है? कभी इस मामले में शंका हुई कि पानी पीऊंगा आज प्यास बुझेगी कि नहीं बुझेगी? इसका मतलब पानी के मामले में भाव और विचार की निश्चितता है। 2 + 2 4 होता है, इस मामले में भी निश्चितता है। रोज भूख लगेगी और मैं खाना खाऊंगा, भूख मिट जाएगी, निश्चितता है। पर भाई के साथ कैसा चलेगा और पत्नी के साथ कैसा चलेगा और मेरे भाव और विचार में मेरे भविष्य को लेकर क्या सोचता हूँ, मेरे बारे में क्या सोचता हूँ, यहाँ निश्चितता नहीं है। तो जिस मामले में मेरी क्लैरिटी नहीं है, जिस मामले में अभी किसी ने कहा कि जो चीज जैसी है उसको वैसा पहचान पाना, तो जिन चीजों को मैं जैसी है वैसा नहीं पहचान पाया हूं, उन मामले में भाव और विचार में निश्चितता नहीं। बढ़िया, ठीक हो गया। देखो पकड़ेंगे नहीं तो जिंदगी बिल्कुल, आप कुछ भी कर लो। देखो मैं तो इतने साल यही धंधा कर करके ये समझ में आ गया और इतना आराम हो गया है ना। कभी कभी ऐसा लगता था ना, मैं ही कभी उस दौर से गुजरा हूँ जब मैंने नौकरी छोड़ दिया, मैं जिंदगी की तलाश में था, है ना। वो जज करना तो होता ही है, लोग हमको जज करते हैं, हम भी लोगों को जज करते हैं। तो मैं कितनी बार ये महसूस करता था, कई बार, कुछ बार ऐसा भी हुआ कि मैंने गलत निर्णय ले लिया क्या, मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ क्या, है ना। ऐसा अपने ऊपर ही शंका होती है, और मेरे साथ के लोग आगे निकल गए क्या, है ना। ये सब चीजें हमको, तो जब तक हमारा अपने में स्व मूल्यांकन का आधार नहीं बनता है, तब तक हम पर मूल्यांकन से प्रभावित रहते ही हैं, दूसरों के असेसमेंट से हम प्रभावित होते ही हैं। तो इसका मतलब है ये जीने की दुनिया पे हमारा अधिकार आ सकता है और ये आसान काम है। भाई हमने 2 रोटी कमाने के लिए कितने साल पढ़े हैं? 20 साल पढ़े और उसके बाद 2-5 साल का अपना जॉब का एक्सपीरियंस पाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। भाई साहब 25 साल लगाए हैं, 25 महीने लगा लो, 25 महीने लगा लो, अधिकार नहीं आया तो बताना, कम से कम एक सुकून के लायक अधिकार नहीं आया तो आप कहना। एक शिविर करके हमको समझ में आ जाएगा, हाँ ऐसा नहीं होने वाला है, हाँ इतना जरूर भरोसा हो जाएगा कि रास्ता दिख रहा है। चलिए कहाँ पहुँच गए? हाँ जी माइक। एक क्वेश्चन है हाँ कि जैसे आपने कहा कि कोई मानव के प्रति जो निश्चितता है आचरण की, हाँ, तो क्या मेरे निश्चित होने से ही हो जाएगा कि नहीं, आगे वाले की निश्चित? नहीं, बिल्कुल आपका क्वेश्चन ठीक है। आपके भाव और विचार जो रियलिटी जैसी है उसको वैसा समझने से आप में निश्चितता आ गई, आप स्टेबल हो गए। जब आप स्टेबल हो जाते हैं तो सामने वाले की अनस्टेबिलिटी से आप प्रभावित कम होते हैं, नहीं होते, संवाद करने की जगह बन गई। जब वो आपको देखता है तो उसको स्वीकार हो जाता है यार इसका मामला ठीक लग रहा है, तो वो भी आपके साथ चलना शुरू कर देता है। एक दिन वो भी समझदार हो जाता है, होने लगता है, तो दोनों के बीच में संवाद बन जाता है। प्रोसेस है, आपका एक दिन में नहीं हुआ, सामने वाला भी तैयार ही नहीं है। कोई दिन तैयार होगा, कोई दिन यात्रा शुरू करेगा, फिर अपने संस्कार के अनुसार चलेगा। तो अब ये पूरी प्रक्रिया हमको दिखने लगती है। फिर हमारे भीतर धैर्य क्या है? प्रक्रिया की समझ ही धैर्य है। पेशेंस क्या है? अब मैं गेहूं का फसल लगाया तो मेरे को पता है 4 महीने में आएगी, नहीं मैंने खाद डबल, पानी डबल, इससे कोई 2 महीने में नहीं आ जाएगी। तो जब मेरे को पता है कि बच्चा कंसीव हुआ 9 महीने में नहीं आएगा, नहीं यार हम तो इतना पैसा खर्चा कर दिए, हॉस्पिटल भी इतना बड़ा था, अब 3 महीने में आ जाए, ये नहीं होगा।
तो जब मेरे को प्रक्रिया की समझ होती है तो धैर्य जैसा कुछ होता नहीं है, मुझको पता ही ऐसे ही होने वाला है। तो प्रक्रिया की समझ ही धैर्य है, क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस है। बढ़िया। हाँ जी, तो कहाँ पहुंचे? तो देखो यहां आ गए कि धरती के सभी लोगों के लिए स्वीकृति का भाव ही सुख है, अस्वीकृति ही दुख है। तो यहाँ ये समझ में आ गया, इसका मतलब हमने रूट को पकड़ लिया। देखो यहाँ बहुत पावरफुल बात कर सकते हैं। अभी हमारी जिंदगी की जितनी चीजें चल रही हैं उनको आसपास में देखिए। हम जिन समस्याओं को फेस कर रहे हैं वो समस्याएं बड़ी नहीं है, हम उनको आने से पहले ही डर रहे होते हैं। अभी समस्या आई नहीं है, हम आने के पहले ही डर रहे होते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम मेरे स्टेट ऑफ माइंड में है कि मेरे स्टेट ऑफ माइंड में कोई असुरक्षा है, फियर है ना, कोई नेगेटिविटी है वगैरह वगैरह है। तो इसका मतलब है अब यदि आप थोड़े से अंदर की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक हो गई है ना, अब कोई चीज बाहर घट रही है तो पहला काम है कि उसको स्वीकार किया जाए। प्रॉब्लम है, सर फट गया, हाँ फट गया, नहीं क्यों फट गया और मेरा ही क्यों फटा और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और मेरा प्रारब्ध ही ऐसा है और मेरी किस्मत ही खराब है। अब ये भी अलग नया टेप चालू हो सकता है ना। तो परिवारों में, मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में जो कुछ भी घट रहा है, यदि वो नेगेटिव भी है, कोई बीमार हो गया, कोई झंझट हो जाता है, पहला काम है स्वीकारा जाए, हाँ घटना घटी है, घट गया, हाँ हो गया। इससे बहुत आराम आ जाता है। आप घटना को ही स्वीकारने तैयार नहीं कर रहे हो तो आप हैंडल कैसे करोगे? बात पहुंची? कितने लोगों तक पहुंच पाई है ना? अभी हम घटना को ही अस्वीकार कर रहे हैं, घटना को ही नहीं स्वीकार रहे हैं, जबकि घटना मेरे हाथ में है नहीं। तो घटनाएं मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन घटनाओं से सुखी होना है कि दुखी होना है ये मेरे हाथ में है। तो घटना हुई है, पहले इसको स्वीकार किया जाए, है ना। कोरोना हो गया, कोरोना काल में अधिकांश ज्यादा लोग किस बात से मरे? डर के मारे, है ना। ज्यादा प्रॉब्लम डर का था, क्योंकि डर का इतना ही मतलब है कि मैं कोई चीज को स्वीकार नहीं कर रहा हूं। फीवर हो गया, हाँ हो गया। लास्ट एक मैंने बहुत बढ़िया, कभी मैं सोचता हूँ कि वो बड़े अच्छा काम करता है, आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ, देखना आप भी कैसा करता है। मैं कक्षा 4 में था, हमारा एक मास्टर था पंजाब में, उस समय हम हुआ करते थे। एक हमारा मास्टर जी थे और मारते बहुत थे, और जिस दिन उनका काम नहीं किया रहता था तो पैर स्कूल की तरफ जाता ही नहीं था, वो रिवर्स ही आता था। तो एक दिन उनका काम नहीं किया था तो मेरे को बहुत डर लग रहा था। वो मेरे को आज भी याद है, उसी समय मन में ख्याल आया कि जान से थोड़ी मार देगा भाई साहब। उसके बाद तो बहुत ताकत आ गई, तो मैंने कहा अब देख लेंगे। तो इसका मतलब क्या है? अब देखो क्या हुआ, ये हम उसके एक्सट्रीम में चले जाएं। एक्सट्रीम में जब जाते हैं तो पता चलता है कि मैं इतना बड़ा हूं कि मैं एक्सट्रीम को भी फेस कर सकता हूं। फिर जो छोटी घटना घट रही थी उसको तो फेस करने की ताकत आ ही गई। तो यदि जो कुछ भी हमारे साथ घट रहा है उसको एक्सट्रीम पे ले जाओ, यार लास्ट क्या हो सकता है। ये समझदारी नहीं है, ये सामान्य थोड़ी कॉमन सेंस की बात है ना। तो मेरे को लगता है कि उससे भी हमारी ताकत घटनाओं को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा हम बेहतर स्थिति में होते हैं। उसमें एक घटना ये हो गई कि वो जो घटना घट रही होती है, आज ऐसा हो मत जाए, ले होएगा ही, अब बता क्या करना है। तो पहला काम है कि स्वीकारते ही, है ना, हमारी ताकत बढ़ जाती है। अब मैं आपको एग्जांपल क्या दूं, आपको कुछ ध्यान में आ रहा है? कोई घटना घटी और उसको मैंने स्वीकार लिया कि हाँ घटना घटी, तो उसके बाद मैंने पहले भी कहा कि किसी घटना को हैंडल करने की मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि मैं उस घटना से प्रभावित नहीं होता। आपको उस घटना से प्रभावित होने का डर है, इसलिए आप घटना को स्वीकार ही नहीं कर रहे, जबकि घटना तो घट रही है। तो यदि मैं स्वीकार कर लेता हूं तो कम से कम मैं उस स्थिति में आ जाता हूं कि हाँ मैंने घटना को स्वीकार लिया। तो फिर अब दोस्ती, कहता है दारू पी नहीं तो दोस्ती नहीं रहेगी, लास्ट क्या होगा? नहीं रहेगी ना। चल स्वीकारा, अब देखते हैं। नहीं तो नहीं रहेगी, तो ऐसा तो फिर मैं
उसके पहले ही बहुत सारा कुछ ऐसा कर दिया जो मेरे को नहीं करना था और बाद में मेरे को गिल्ट फील होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मेरे को लगता है कि ये काफ़ी पावरफुल है, आप प्रैक्टिस करके देखिए इसको। जो कुछ भी घट रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, पहले उसको स्वीकारा जाए, और नेगेटिव है तो उसके सॉल्यूशन ढूंढेंगे। फिर स्वीकारते ही हमारा ध्यान सॉल्यूशन की तरफ जाता है। स्वीकारा ही नहीं, पहले डर रहे हैं तो हैंडल करने के लिए हमारे हाथ पैर ही फूले हुए हैं। तो ये बात ध्यान में आ गई। क्या आया? स्वीकार, पहला काम स्वीकार किया जाए, फिर उसके सॉल्यूशन के लिए हम सोचेंगे, सॉल्यूशन पे काम करेंगे। चलिए, अब ये समझ में आ गया कि यदि मैं सुख की निरंतरता चाहता हूं, मैं सुख की निरंतरता चाहता हूं, तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि स्वीकृति बराबर सुख, तो स्वीकृति की निरंतरता हो जाए तो सुख की निरंतरता हो जाए। भैया एक प्रश्न बन रहा था आपके इसमें से। हाँ, जैसे घटना घटी और उसको स्वीकार लिया, वो ठीक है, पर चित्रण ही है, मतलब घटना घटी नहीं है, हाँ, तो उससे प्रभावित रहते ना हाँ। कि घटना घटेगी तो ऐसा होगा। क्योंकि हमारे भीतर का फियर है ना। जैसे ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि बच्चा स्कूल से 15 मिनट आधा घंटे लेट हो गया, तो माओ के मन में क्या क्या आता है? बताओ माओ, है? बस तुरंत आपको चित्रण होता है कि बस पलटी हुई है, चारों चक्के ऊपर है और बच्चा खिड़की से कूद के बाहर निकल रहा है? फिर इसको फोन लगा, उसको फोन लगा, सारे दोस्तों को फोन लगा देते हो, बच्चा नाराज होता है, आपको कोई और काम वाम है नहीं, मेरे दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। तो फियर, आउट ऑफ फियर, इसलिए क्या बोलते हैं, गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज, है ना। तो इसका मतलब है कि मेरे भीतर जो हमारा अंतर्मन असुरक्षा से ड्रिवन है, हमारा अंतर्मन भय से ड्रिवन है, इसलिए तमाम तरह की नेगेटिव कल्पनाएं हमको तुरंत आती। इसका एक ही मतलब है, एक ही सूचना है कि विश्वास में कमी है और विश्वास पे जम के काम किया जाए। फिर से वहीं लौटते हैं, यदि मैं सुख की जैसे भैया विश्वास नहीं, अभी जैसे कोई घटना है कि जैसे अभी किसी को कुछ मेडिकली कुछ हो जाएगा, ये अगर चित्रण में आ जाता है, वो घटना तो घटी नहीं है, तो उसकी स्वीकृति कैसे रहेगी? देखो, सारा स्वीकृति का खेल इतना है कि अपने पैर रखने की जमीन ही नहीं है तो कैसा होगा। मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ और शरीर हिलता डुलता रहता है, तो मेरी तो जमीन ही हिल रही, तो इसलिए वो इनसिक्योरिटी बनी हुई है। कोई दिन यदि जैसे ये स्वीकार हो जाता है कि मैं नहीं मरता, शरीर मरता है, और अपने लिए वो आधार मिल जाता है और अपने लिए जीने की उपयोगिता, जीने का कार्यक्रम, जीने की तृप्ति अपने साथ होती है और शरीर मेरे को साधन जैसा स्वीकार होता है, एक दिन मरेगा ही यार, 5 साल पहले मर जाएगा और क्या होगा। तो फिर मेरा वो मोह नहीं रहता है जो मोह अभी है, इसलिए फिर मैं उसको स्वीकार पाता हूँ। मैं स्वीकार नहीं पा रहा हूँ, यही शरीर परिवर्तनशील है, उसकी परिवर्तनशीलता को मैं स्वीकार नहीं पा रहा हूँ। मेरी पूरी दुनिया शरीर है, बस शरीर को दिखाऊंगा, शरीर को खिलाऊंगा, है ना, शरीर को सुलाऊंगा, शरीर को नहलाऊंगा। तो यही तय नहीं हुआ कि घोड़ा पाला क्यों, घोड़ा मेरे लिए कि मैं घोड़े के लिए, घोड़ा मेरे लिए कि मैं घोड़े के लिए, मैं घोड़े के लिए। और क्या, घोड़े का जन्म हुआ, घोड़े को स्कूल ले गए, घोड़े को जिंदा रहने के लायक बनाया, अब घोड़ा कमाने लगा, तो घोड़े को खिला पिला के रात को घर में आए, टंकी भरी, सोए, टंकी खाली की, सुबह फिर चले गए टंकी भरने का जुगाड़ करने। तो कुल मिला के टंकी को ही भरने का जुगाड़ है और नई टंकियां पैदा करने का जुगाड़। मतलब बहुत क्रूड भाषा में कहें तो ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए वो अतृप्ति है, क्योंकि ये सब करके भी तृप्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि मानव बेसिकली भोग योनि नहीं है, मानव बेसिकली ज्ञान परंपरा है। मानव का पेट ज्ञान से कम में नहीं भरेगा, तो शरीर पैदा करना और शरीर को खाने पीने का जुगाड़ बना देना ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तो जब तक वो अपने मानव होने को नहीं पहचानेंगे तब तक वो तृप्ति नहीं मिलेगी। भाव और विचार को पकड़े बिना अपने मैं बेसिकली भाव और विचार हूँ, उस भाव और विचार के लिए मैं शरीर को चलाता हूँ। तो मैंने घोड़ा पाला है, मेरे पर्पस के लिए पाला है, इसलिए मैं घोड़े के लिए इतना इंतजाम मेरे को करना पड़ता है।
तो सच्चाई ये है कि मैं घोड़ा मेरे काम आ जाए तो जीवन सफल हो जाए, मैं घोड़ा मेरे काम आने की बजाय मेरी सारी जिंदगी घोड़े के लिए लग गई, इसको धीरे से समझेंगे। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ, यदि सुख की निरंतरता मैं चाहता हूं तो स्वीकृति की निरंतरता हो जाए। स्वीकृति की निरंतरता मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ है? इसका क्या मतलब हुआ? हर चीज एक्सेप्ट कर लो। पर ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लॉजिक कहता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। तो इसका मतलब है हर चीज स्वीकारना है तो समझना ये पड़ेगा कि स्वीकृति किसके लिए है। यहां से अब बात को शुरू करते हैं। तो स्वीकृति किसके लिए है? भैया पीछे एक माइक देना। स्वीकृति किसके लिए है? स्वीकृति व्यवस्था के लिए है कि अव्यवस्था के लिए है? व्यवस्था के लिए स्वीकृति है, अव्यवस्था के लिए स्वीकृति नहीं है। आपकी पत्नी आपको बोले कि मैं हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूं, आप कहो स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, बाय। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, कि जैसे आपने कहा कि कोई परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट यानी नेगेटिव या पॉजिटिव, तो जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तभी तो हम उसके लिए कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे ना। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो सॉल्यूशन पे क्यों जाएंगे? हाँ, आप, मैं वो एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ जिसकी आप बात कर रहे हो। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि ये घटना घटी है, उसको स्वीकार किया जाए। एक्सेप्ट करके उसी के साथ जी लूंगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। एक्सेप्टेंस का भी इतना मतलब है, मैं तो रिएक्शन में ही चला गया है ना, मेरे साथ ही क्यों होता है और मेरी किस्मत खराब क्यों हो, मैं उस लाइन में चला गया। तो मेरा थॉट प्रोसेस प्रॉब्लम सेंट्रिक हो कि सॉल्यूशन सेंट्रिक हो? सॉल्यूशन सेंट्रिक होने का मतलब है कि पंचर हो गया मतलब हो गया, मतलब हो गया मतलब हो गया। स्वीकार नहीं है इसको कि पंचर नहीं, नहीं यार ये क्यों हो गया, नहीं होता तो मैं आधा घंटे पहले पहुंच जाता, और ये गाड़ी ऐसी है और मेरी किस्मत ही ऐसी है। आप 100 तरह की बातें कर सकते हैं। तो ऐसा इस सेंस में कहने का मीनिंग है। मैं सर के क्वेश्चन को थोड़ा ऐड कर रहा हूँ। जैसे एक पेशेंट है, उसका रिपोर्ट आया, उसमें निकला कि बचने नहीं वाला है, ठीक है, और मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को ऑपरेशन करना है उसका, और फैमिली वाले मतलब सब बोल रहे हैं कि मतलब आपके ही हाथ में है अभी, मतलब मेरे डॉक्टर के हाथ में है, और मैं रिपोर्ट देखा, मेरे को लग रहा है कि नहीं बच रहा है। फिर भी तो वो एक्सेप्ट कर लिया मैंने रिपोर्ट पढ़ के, मतलब मेरा जो भी डॉक्टर का नॉलेज है, ठीक है, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है रिपोर्ट तो नहीं बोल रहा है, फिर भी एक चांस ले लेते। हाँ तो सर ये चांस लेने वाला जो चीज़ है वो मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक ऑप्शन ये है कि मरने दें, एक ऑप्शन ये है कि कोई एक चांस ले लें। तो मरने दे से अच्छा एक चांस ले लें, जो भी संभावना आपके पास हो। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको ठीक लगता है तो वैसा निर्णय होगा। तो उसमें फिर वो आत्मविश्वास की बात है, मतलब आप जो बोल रहे हो वही। अब उस डॉक्टर का आत्मविश्वास ही काम करेगा, हमारा तो उसमें कुछ काम करेगा नहीं। जो जिस फील्ड को जानता है उसी का विश्वास काम करेगा। वो तो हमको जो कहता है हम उसकी बात मान लेंगे। नहीं वो ठीक है, वो तो अपन थोड़ा सा बहुत नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, है ना? ठीक हो गया। हाँ जी, कहाँ पहुंचे थे? स्वीकृति बराबर सुख। तो ये पहुंच गया कि स्वीकृति किसके लिए? व्यवस्था के लिए कि अव्यवस्था के लिए? व्यवस्था के लिए। शरीर व्यवस्थित है इसका मतलब स्वस्थ है। मन व्यवस्थित है इसका मतलब खुश है, समाधान के साथ है। और परिवार व्यवस्थित है इसका मतलब, परिवार व्यवस्थित है इसका मतलब शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त है। समाज व्यवस्थित है इसका मतलब समाज भय मुक्त है। और प्रकृति व्यवस्थित है इसका मतलब प्रकृति में संतुलन है। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। तो शरीर का स्वस्थ रहना, मानव के रूप में खुश रहना, परिवार का शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होना, समाज भय से मुक्त होना, प्रकृति में संतुलन होना, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इससे कम में हमारा परिवार सुख शांति से हमेशा के लिए रहेगा, इसकी निश्चितता नहीं। ये हम सब की आवश्यकता है। क्या लगता है? ये हम सब की आवश्यकता है।
ये बात ध्यान में आई कि नहीं आई? कि फिर उसको रिपीट करूं कि आपकी बेटी कहीं बाहर जाएगी? आज जब बच्चे घर से बाहर जा रहे होते हैं, आज बहुत सारे हमारे मित्र लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे घरों से बाहर फॉरेन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनकी दिली इच्छा रहती है बस एक शिविर कर ले, और तो कुछ नहीं दे सकते, कम से कम एक शिविर कर लेगा तो अपना एक सोचने का तरीका आएगा। तो हम अपने बच्चों को सेफ देखना चाहते हैं, हम अपने परिवार को सेफ देखना चाहते हैं। हमारी बच्ची शादी होकर किसी घर में जाएगी तो वहाँ जाके दुखी नहीं हो, है ना? किसी की बच्ची हमारे घर में भी आएगी और हम भी समाज में ही रहेंगे। तो अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि हमारी सोच का कैनवस छोटा है। मैं जिंदा रहने को जीना मानता हूँ, स्वयं को शरीर मानता हूँ, इसलिए मेरी सारी समस्याओं का रूट एक ही है, मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे। इससे आगे मेरी कल्पना जाती नहीं। देखिए कैसी हमारी सोच है। मतलब बहुत आज 2023 में खड़े होके हम ये चर्चा कर रहे हैं। अब बताओ, आपका बेटा या बेटी है वो घर में रहेगा कि कभी घर से बाहर भी निकलेगा? घर में रहेगा कि घर से बाहर निकलेगा? बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो क्या मतलब? इसका मतलब है शासन भी ठीक चले, सरकार भी ठीक चले, समाज भी ठीक चले, तो मेरे बच्चे सेफ हैं तो मैं भी सेफ हूँ। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? उसके लिए हम तो यही की सोच रहे हैं, बच्चों के लिए माँ बाप ATM मशीन है, हमारे बच्चे ATM मशीन हो जाए, यही हमारी सफलता है। कुल मिला के पैकेज कितने का लग गया, यही खुशी की बात। 50 लाख का पैकेज लग गया। हाँ, वो तो ठीक है, गलती करके हमने भी क्या सीख लिया, है ना? देखो, फिर से आप शुरू से नहीं है इसलिए कुछ बातें बीच में छोटी छोटी रहती हैं। तो इसका इतना ही मतलब है कि हमको भी जीने की समझ नहीं है। हमने भी इतना ही किया है कि हाँ भाई, मतलब जीने की समझ जब बार बार मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब है कि मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हैं, उसमें कोई भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्त है, और मैं हमेशा उस खुशी के साथ हूँ, उस तृप्ति के साथ हूँ, है ना, जिसमें कि कोई फिर गैप नहीं है, कुछ और पाने के लिए शेष नहीं है, वो स्थिति बनी रहे। फिर मेरा कुछ भी करना आउट ऑफ लव है, मेरी खुशी की अभिव्यक्ति है, कुछ करना मेरे लिए मजबूरी नहीं है। आदमी के लिए जीना खुशी की अभिव्यक्ति हो जाए तो वो थकान से मुक्त होता है। जब भी मेरा जीना किसी मजबूरी में है, किसी आवश्यकता में है, फिर मैं काम चाहे कुछ भी करूं, चाहे मैं स्किल को लेके बात कर रहा हूं, जब मैं खुश हूं तो मेरा कोई भी प्रोफेशन में मैं परफॉर्म करता हूं, उसकी मेरी स्टेट ऑफ माइंड अलग रहती है। तो सार बात यह है कि मेरी स्किल बहुत अच्छी है लेकिन मेरी विचारों में उलझन है, कुछ अंदर में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसका प्रभाव स्किल पे आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो ये जो दो पार्ट है हमारी जिंदगी के, एक पार्ट है कि स्किल है, दूसरा पार्ट है कि स्टेट ऑफ माइंड है, हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड है। ये दूसरा वाला पार्ट थोड़ा अभी उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं है। तो चलिए, तो इतनी चर्चा से हमारा ध्यान इस बात पे चला गया कि बेसिकली सुख क्या है। सुख क्या है? स्वीकृति। स्वीकृति किसके लिए है? स्वीकृति किसके लिए है? व्यवस्था को समझना। व्यवस्था के लिए स्वीकृति है, तो व्यवस्था अपने आप टपक जाएगी कि मैं समझता हूँ? समझता हूँ। तो हम बार बार बात करते हैं, देखो हम यहाँ 7 दिन के लिए हैं, इस परिसर में ऐसा रहें कि आगे भी किराए पे मिल जाए। क्यों ऐसा बोलते हैं? हम कोई ऐसी हरकत यहाँ पे करके जाएं जिससे यहाँ के मैनेजमेंट को ये लगे यार इन लोग को नहीं देना है, ऐसा हम नहीं चाहते, है ना? तो इसका मतलब ये, वो 7 दिन के लिए यहाँ रहें तो कैसे रहें? इतने बजे चाय होगी, इतने बजे सोना होगा, गर्म पानी इतने बजे आएगा, सोने की व्यवस्था ऐसी होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये सारी क्या बातें कर रहे हैं? ताकि हम यहाँ व्यवस्था को बता रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर इस व्यवस्था में जी पाएँ। इस व्यवस्था में जी पाएँ तो जिस पर्पज़ के लिए आए वो पर्पज़ सफल हो पाए, अंततः हम सुख पाएँ। तो इसका मतलब व्यवस्था को समझना होता है। समझने का प्रमाण है कि उसमें जीना होता है। जीने का प्रमाण है कि दूसरे को समझाने के लिए हम सहयोगी हो जाते हैं। जो खुद ठीक से बिहेव नहीं कर रहा होगा उसकी बात कोई सुनेगा, है ना? तो इसका मतलब है उसको समझाना। इसी का नाम समाधान है और इसी का नाम सुख है। तो डेरिवेशन क्या निकला? समाधान बराबर सुख
और समस्या बराबर दुख। और समस्या क्या है? समाधान का ना होना ही समस्या है। समस्या अपने आप में कोई चीज नहीं है। तो ये डेरिवेशन कितने लोगों तक ठीक से पहुंच गया? हाँ, व्यवस्था की परिभाषा क्या? हाँ, व्यवस्था का डेफिनेशन आप एक बार समझा दीजिए प्लीज। ऐसा बात तो ठीक बोल रहे हो, मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा था। मैंने सोचा था मैं यहाँ से शॉर्टकट मार दूंगा। चलो लंबाई चलते हैं, ठीक चलते हैं, बात तो ठीक है। चलो पहले थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए और देख लेते हैं ताकि ये बात पूरी हो जाए। देखो अब हमारे सामने आ गया कि समाधान बराबर सुख और समस्या बराबर दुख। जिंदगी के किसी भी, हमने शुरू में भी चर्चा किया था, हम समस्या से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। अब चक्कर में आने वाले नहीं। तो अब ये समझ में आ गया कि समस्या अपने आप में कोई चीज ही नहीं है। बेसिकली समाधान का ना होना ही समस्या है। और अस्तित्व में तो समाधान का ना होना है ही नहीं, क्योंकि अस्तित्व तो नियम पूर्ण है। तो समाधान किसके पास नहीं है? तो मेरे पास नियम की समझ ना होना ही समस्या है। तो मेरा समझदार ना होना ही समस्या है। अब जो समझदार नहीं है वो शादी करेगा तो क्या करेगा? तो भी समस्या में रहेगा। और ये अकेले रहेगा तो क्या करेगा? तो भी समस्या में रहेगा। तो शादी करना या ना करना समस्या नहीं है, आप खुद ही में समस्या हो। बढ़िया, ठीक लग रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ, तो हमने कहा कि समाधान बराबर सुख। तो अब से पहले हम सुख को लेके क्या बोल रहे थे? सुख को लेके अभी तक हमारी मान्यताएं कैसी हैं? वो तो थोड़ा ध्यान दे लें तो हमारा ध्यान चला जाएगा कि हम क्या कर रहे थे अभी तक। जैसे सुख दुख साथ साथ है। कितने लोगों ने सुना? सुना कि नहीं सुना? सबने सुना। यदि सुख दुख साथ साथ है तो क्या सुख की निरंतरता हो सकती है? नहीं हो सकती। एक तरफ हम सुख की निरंतरता चाहते हैं, फिर हम सुख दुख साथ साथ बोलते हैं, क्या दोनों संभव है? तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। फिर हम कहते हैं कि दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता। अच्छा, उसको जांच के देखें। आप संबंध में विश्वास पूर्वक अपनी पत्नी के साथ जी रहे हैं, तो कोई दिन आप बोलेंगे कि अब मेरे को विश्वास का पता नहीं चल रहा है, कुछ दिन धोखा दो। ऐसा करते हैं? आप विश्वास की निरंतरता चाहते हैं कि बीच बीच में धोखा चाहते हैं? आपको विश्वास से विश्वास का पता चलता है कि धोखे से विश्वास का पता चलता है? तो कुछ तो लोचा है। फिर आप बोलते हैं कि सुख ही सुख हो गया तो बोर हो जाएंगे। क्या आप विश्वास से बोर होते हैं? सम्मान से बोर होते हैं? रियल सम्मान, ठीक है। समाधान से बोर होते हैं? नहीं, बहुत समाधान हो गया, मैं समस्याओं में जीना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है। तो फिर आप क्या बोल रहे हो, है ना? और बोले संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा। फिर विकास क्या चीज़ के लिए करना है? संतुष्ट होने के लिए। बहुत झंझट, सब गोलमाल, पूरा सॉफ्टवेयर पायरेटेड, इन्फेक्टेड है। बोलिए कहाँ गैप, गलती कहाँ हो गई? सॉफ्टवेयर में गलती दिख रही कि नहीं दिख रही? दिख रही कि नहीं दिख रही? जो हम रोज बोलते हैं ना, ये सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, दुख के बिना सुख का पता नहीं चलेगा, दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसका मतलब हमेशा रहेंगे, क्योंकि सिक्का तो पूरा ही होता है ना? तो हम ये क्या बोल रहे हैं? कहाँ गलती हो गई? नियम समझ में नहीं, सुख ही समझ में नहीं आया है। हमने अभी तक सुख को नहीं पहचाना। सुख तो निरंतरता के अर्थ वाला है। हमने अभी तक शरीर के सुख को सुख पहचाना है, तो ये सारी बातें ठीक साबित होती हैं। यदि हम शरीर के सुख को सुख माने तो सुख दुख साथ साथ है कि नहीं? कभी शरीर रोगी होगा, कभी ठीक होगा,
कभी पैसा कम होगा, कभी पैसा ज़्यादा होगा, कभी पद होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए यदि मैं घटनाओं के साथ जीता हूँ तो घटनाएं मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए कभी खुशी कभी गम। बात पहुंची? यदि मैं समझ के साथ जीऊंगा तो घटनाएं घटती रहेंगी। घटनाओं को मैं कैसे समझूंगा, है ना? मैं घटनाओं से सुखी दुखी होता हूं। घटनाएं मेरे सुख दुख का कारण है? अरे क्या मेरे सुख दुख का कारण है? मेरी स्टेट ऑफ माइंड। तो मैं घटना को कैसे लेता हूं? अब कोई भी घटना घटी है तो किसी नियम से ही घटी है। यदि मैं नियम को समझ पाता हूं तो घटना स्वीकार लेता हूं। परिवर्तनशीलता ही इसका नियम है, इसलिए ये घटना ऐसे ही होना था। फिर चाहे शरीर मरे, चाहे जो कुछ हो, धीरे से वो स्थिति बनेगी जब हम आज अभी तो दो लेवल पे बात कर सकते हैं। कम से कम सामान्य परिस्थितियों में खुश रह सकें। अभी हमारे घर में परिस्थितियां कैसी हैं? सामान्य है कि असामान्य है? अधिकांश घरों में सामान्य परिस्थितियां, खाने पीने की कमी नहीं है, कोई किसी का गला नहीं घोट रहा होता है ना? सामान्य परिस्थितियां होती हैं। इन सामान्य परिस्थितियों में हम रोज लड़ने के बहाने दुखी होने के बहाने ढूंढ लेते हैं। तो पहली स्थिति यह है कि सामान्य परिस्थितियों में हमको खुश रहना आ जाए। फिर दूसरी स्थिति होगी कि असामान्य परिस्थितियों में भी हम स्टेबल रह सकें। क्रमिक यात्रा ही होगी, स्टेप बाय स्टेप ही होगा। तो यहाँ से हमारा ध्यान इस बात पे चला गया। क्या? हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। मैं ये बोल रहा था कि इवन शरीर दुखी भी होता है, लेकिन अगर हमने उसको वैसा लिया कि एक्सेप्ट कर लिया उसको कि ठीक है, किसको? शरीर के दुखी होने को। हाँ तो बोल, उसको स्टेट ऑफ माइंड है। देखो मतलब मेरे साथ कैसा है, मेरे साथ जितनी भी शारीरिक घटना घटी, जो भी बड़े कष्ट आए, वो लास्ट में मैं देखा कुछ देके गए। उस बीच में मेरी स्टेट ऑफ माइंड बदल गई, मेरे सोचने का तरीका बदल गया। तो इसलिए मेरे को शरीर के कष्ट के साथ वैसा वाला डर नहीं लगता है ना? शरीर का कष्ट आएगा, उसमें स्विच अपना दूसरा बदल देंगे, अगर शांति से रहेंगे, कुछ सोचेंगे। तो इसका मतलब है कि वो मेरा कुल मिला के स्वीकृति और स्वीकृति के बीच का खेल है। बीमार हुए, अब 15 दिन घर में आराम से रहेंगे। वो सुख घर में है तो वहां का सुख, आपके साथ है तो आपके साथ का सुख, तो अपने सुख की निरंतरता। तो इसका मतलब है कि सारा खेल स्वीकृति का है, सारा खेल अपनी समझ का है कि मैं जिस परिवेश में, जिस वातावरण में हूं, उसके साथ में स्वीकृति के भाव के साथ हूं कि अस्वीकृति के साथ। वो डिपेंड करता है कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड पे, कि मेरे स्टेट ऑफ माइंड कैसे काम करता है। सारा खेल इतना ही है। हाँ, वैसे भी कोरोना में कुछ लोगों ने हाँ। घर पे रहने को बहुत एंजॉय किया, हमने तो बहुत कुछ enjoy लोग बहुत तकलीफ में रहे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सारा खेल इतना ही है। नहीं देखो, अधिकांश पत्नियों की शिकायत की पति उनको समय नहीं देते, और अधिकांश पतियों की शिकायत की पत्नियां उनको समझती नहीं। ठीक कह रहा हूं? कितने लोग सहमत हैं? कोरोना काल में सारे भ्रम टूट गए। साथ रहने से कुछ भला हो गया ऐसा नहीं हुआ, और लड़ाई हो गई, अलग हो गए, घरेलू हिंसा बढ़ी। इसका मतलब है जिनकी मनस्थिति अच्छी है उनके साथ रहने से कुछ अच्छा हो जाएगा। जिनकी मनस्थिति ठीक नहीं है वो दूर ही रहें तो ही ठीक, कम से कम कुछ लाज बची रहेगी। जिनके साथ दूर की दोस्ती है थोड़ी बनी रहती। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी सारी सुख की फॉर्मुलेशन कैसी है? हमारा सारा सुख का फॉर्मुलेशन कैसा है? वो जिंदा रहने के धरातल से आता है कि जीने के धरातल से आता है? हमारा सारे सुख के फॉर्मूले जितने हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, सब जिंदा रहने के धरातल से आ रहे हैं। सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, रहेगा ही। आप शरीर की परिवर्तनशीलता को स्वीकारते नहीं हो तो संघर्ष ही रहेगा, परिवर्तनशील चीज़ों से सुख चाहते हो तो संघर्ष ही रहेगा। तो धीरे से हमारा ध्यान इस बात पे चला गया है ना। और पहला सुख निरोगी काया। अब निरोगी काया सुख होती तो सारे पहलवान तो बहुत सुखी हो गए होते। तो निरोगी काया सुख है कि निरोगी काया से सुख को समझ, सुख मतलब समाधान, निरोगी काया से समाधान को पाया जा सकता है। तो शरीर सुख है कि सुखी होने का साधन है? साधन है, शरीर अपने आप में सुख नहीं है।
तो भ्रमित लोग थोड़ा बीमार रहें तो ज़्यादा अच्छा है, दूसरों को तंग नहीं करेंगे। भ्रमित लोग स्वस्थ हो गए तो सबको फिर तंग करते घूमेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, शरीर सुख नहीं है, शरीर सुखी होने का, समाधानित होने का साधन है। शरीर का स्वस्थ रहना सुख नहीं है। फिर बोले जैसा रहे मन, क्या? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। हाँ, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर रहता है? मन स्वस्थ होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, नहीं तो कभी भी जाके ढाबा पे बोतल खोल देगा। तो मन स्वस्थ होता है तो संयमी होता है, तो शरीर को स्वस्थ रखेगा। मन स्वस्थ नहीं है तो भोगी होता है, तो शरीर को बीमार बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बढ़िया है ना? और क्या बोला? दूजा सुख, दूजा सुख माया। अब सुख है कि साधन है? साधन है। तीजा सुख, तीजा सुख क्या क्या बोलते हैं? है? पुत्र आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी। पुत्र आज्ञाकारी होगा तो आप स्वयं को जिंदा रहने को जीना मान के जी रहे, तो पुत्र आज्ञाकारी होगा तो भ्रमित ही रहेगा, क्योंकि आप भ्रमित हो। कहां से बेचारा सुख? ना आज्ञाकारी होगा तो कुछ नया ढूंढेगा। कितना अच्छा हो गया, बच्चे आज्ञाकारी नहीं है तो अब स्वीकार हो रहा है, तो ये भी गया। आज की परिस्थितियों की बात कर रहा हूं। चौथा सुख कुलवंती नारी। ये नारी कुलवंती क्यों होती है, पुरुष क्यों नहीं होता है? कुलवंती ना क्या बोलेंगे, है ना? तो ऐसा मेरे को केवल इसलिए ध्यान दिलाता हूं कि बार बार ये ध्यान चला जाए कि हमने जिंदा रहने को ही जीना माना है। हमारी रोजमर्रा की तमाम फिलॉसफी, तमाम ज्ञान का भंडार केवल जिंदा रहने की जगह से आ रहा होता है। इसलिए तमाम आत्मा परमात्मा की बात करते हुए हमारी ज़िंदगी में तो कोई आत्मा परमात्मा की रोशनी दिखाई देती नहीं है, और हमारे बच्चों ने पूरी तरह से नकार दिया है ना, हमारे आचरण के ज्ञान को, है ना, वहाँ हम उसको शिकस्त पाते हुए देखते हैं। तो ये बात ध्यान में आती है, ये बात ध्यान में आती है तो फिर व्यवस्था को थोड़ा समझ लेते हैं कि यार ये व्यवस्था किसको बोल रहे हैं। देखो, मानव को, जैसा मानव जी रहा है उसके पास तो कोई व्यवस्था का दर्शन है नहीं, है ना? परिवार अभी अभी जैसा मानव जी रहा है, ये मानव व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? जोर से बोलो। अव्यवस्थित। परिवार व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? समाज, देश, बाजार, कोर्ट, सब फ्लॉप शो। तो मानव का बनाया हुआ सब फ्लॉप शो। तो नेचर की ओर चलते हैं। नेचर में व्यवस्था को चर्चा करते हैं। नेचर में कि ये धरती के रूप में, यदि इस पूरी धरती को देखें तो नेचर में व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, धरती में व्यवस्था को समझने की कोशिश करें। ये धरती अपने आप में व्यवस्था है। तो हम 4 अवस्थाओं के रूप में धरती को पहचानते हैं, जिसको पहला कहा पदार्थ अवस्था। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, पेड़ पौधे, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। ज्ञान अवस्था का मतलब मानव। अब एक एक करके देखें। हमने पहले ये बातें कुछ की हैं, मैं फास्ट कर देता हूं। पदार्थ का आचरण निश्चित है कि अनिश्चित है? उसके आचरण की निश्चितता का आधार क्या है? उसका जो परमाणु है उसमें अंशों की मात्रा फिक्स रहती है। कार्बन का एटम में इतना रहेगा और एल्युमिनियम का इतना रहेगा। उसी को हम मात्रा बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो मात्रा विधि से पदार्थ अवस्था के आचरण की निश्चितता है। एक बात ध्यान में आ गई। पेड़ पौधे का आचरण निश्चित है कि अनिश्चित है? उसके आचरण की निश्चितता का आधार क्या है? जैसा बीज वैसा पेड़, वही फल वही बीज वही पेड़। बीज विधि से पेड़ पौधे अपनी आचरण की निश्चितता को बनाए रखते हैं, है ना? एक बीज में उसकी सारी संभावनाएं और सारी उसके आचरण निहित रहते हैं। यदि पशु पक्षी के आचरण की बात करेंगे तो पशु पक्षी का आचरण निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित है। उसके आचरण की निश्चितता का आधार क्या है ना? तो जैसा हर पशु अपने वंश के अनुसार चलता है,
तो पशु वंश विधि से अपने आचरण की निश्चितता को व्यक्त करता है। अब मानव की बात करें, मानव का आचरण कैसा है? अनिश्चित। बस यही प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। मानव में भी आप देखेंगे कि शरीर किस माइक ले लो, इतनी अच्छी बात बोल रहे हो। मैं क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ, रोकने के लिए आप इसको पहले ऑब्स्ट्रक्शन ना समझे, पहले से सेफ साइड लिया। जीव अवस्था में आपने कहा कि ये वंश परंपरा के अनुसार चलता है, तो मानव भी तो वंश परंपरा से चलती है, दोनों में सिमिलरिटी आई, तो गड़बड़ कहाँ हुआ? पूरे सभा ने कह दिया कि हाँ गड़बड़ यहीं पे है, मुझे छोड़ के। और भी होंगे आपके जैसे जिन्होंने कहा नहीं। अब बताओ, मानव वंश परंपरा है। देखो अभी क्या बोलते हैं, शादी क्यों करना है? शादी क्यों करना है? आपने शादी क्यों की? वंश परंपरा के लिए। लाल किला बनाया ना, उसको कौन देखेगा? मानव का शरीर वंश परंपरा है कि मानव वंश परंपरा है? अब ध्यान में आएगा। मानव का शरीर वंश परंपरा है कि मानव वंश परंपरा है? दोनों उसमें इन्वॉल्व है। हाँ, दोनों इन्वॉल्व हैं। अब थोड़ा समझते हैं। मानव के शरीर से मानव ही पैदा होता है कि कुत्ता बिल्ली पैदा हो जाता है? मानव पैदा होता है। तो शरीर वंश परंपरा ये तो पक्का हो गया। ये तो एनिमल्स के लिए भी है, जीव अवस्था के लिए भी। ठहर जाओ, अभी अगली लाइन आने दो। तो मानव के शरीर से मानव का शरीर ही पैदा होता है, इसमें आपकी कुछ नहीं चलती है, इसमें आपका कोई अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, वो शुद्ध रूप से बायोलॉजिकल घटना है, उसमें हमारा ज्यादा कोई योगदान भी नहीं। ठीक है। अब संत का बेटा संत ही पैदा होता है कि डाकू भी हो सकता है? और डाकू का बेटा संत भी हो सकता है। तो वंश परंपरा रही नहीं रही? बायोलॉजिकली रही, लेकिन बायोलॉजिकली रही। बायोलॉजिकली रही मतलब शरीर में रही, हाँ। आचरण में नहीं रही। एक बाप पैसे के लिए तमाम गलतियां कर सकता है और उसका बेटा पैसे के लिए कोई गलती करने के मूड में नहीं है, ऐसा बिल्कुल संभव है। एक पिता का आचरण बच्चे की तुलना में निम्न हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है कि नहीं? इसकी संभावना है ही, है ना। और आज तो ये संभावना काफी दिखाई देती है। इससे ये समझ में आता है कि मानव में आचरण वंश परंपरा है कि आचरण ज्ञान परंपरा है? आचरण वंश परंपरा नहीं है। आचरण वंश परंपरा होता तो संत का बेटा संत होता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता। ये क्लैरिटी हो गई? इसका मतलब, और मानव में शरीर प्रधान है कि आचरण प्रधान है? आचरण प्रधान है। हम किसी मानव को उसके शरीर के कारण पसंद करते हैं कि उसके आचरण के कारण पसंद करते हैं? आचरण के कारण ही पसंद करते हैं। चाहे कोई फैक्ट्री है, कोई भी स्किल्स, आप किसी स्किल्स के लिए आपको स्वीकार किया जाता है, आपके शरीर को देख के स्वीकार नहीं करते हैं। और कहीं भी, चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात भी करें, वहाँ भी शरीर नहीं देख रहे हैं। कोई आपकी एक्टिंग करने की ताकत है, कोई तो दूसरा गुण है, केवल शरीर के आधार पे आप काम नहीं कर रहा आदमी, है ना। तो यहाँ ये समझ में आ गया कि हमारा शरीर वंश परंपरा है कि हम शरीर वंश परंपरा है? मैं वंश परंपरा से नहीं हो रहा है, मेरा शरीर वंश परंपरा है। तो यहाँ पर कौन सा मतलब डिफरेंस क्या आएगा, वेरिएशन क्या है? वेरिएशन यही आएगा कि जब मानव की बात करेंगे तो उसमें दो कैटेगरी बनानी पड़ेंगी कि उसका शरीर वंश परंपरा है और मानव का आचरण ज्ञान परंपरा है। इसलिए मानव को ज्ञान अवस्था के रूप में रखा। मानव वंश परंपरा नहीं। हम सब ने ये काम कर लिया ना, शादी कर लिया, बच्चे पैदा कर लिया, बच्चों को सेटल कर दिया, बच्चे सेटल हो गए, हम सेटल नहीं हुए। लेकिन क्या ये जीव अवस्था में आचरण वहाँ नहीं है। वह जीव अवस्था में कुछ शेर का आचरण शेर ही होगा, कुत्ते का आचरण कुत्ता ही होगा, बिल्ली का आचरण बिल्ली ही होगा। शेर मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, गाय मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। मानव कुछ भी कर सकता है। लेकिन कुत्ता, घोड़ा, हाँ, जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, हाँ, उनका बिहेवियर में काफी वेरिएशन है। बिहेवियर में कोई वेरिएशन नहीं है। वंश परंपरा, भ्रमित मानव के साथ रह के उनके भी कुछ आचरण भ्रमित हो जाते हैं। मैं वैसे मजाक नहीं किया हूँ, मैं तो सीरियस बोल रहा हूँ। जंगली कुत्ता मूलतः मांसाहारी है। हाँ, उनका नेचुरल बिहेवियर जो है वो कांस्टेंट है। हाँ, लेकिन जब मानव की परस्परता में आ गया, वो घिया भिंडी भी खाने लगा। घिया भिंडी, आलू, टमाटर। तो ये भ्रमित मानव के साथ रहने से ऐसा हुआ।
तो उस वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ जी, तो कहाँ पहुंचे? व्यवस्था समझ में आ रही? तो व्यवस्था का मतलब है किसी इकाई के होने और रहने का स्वरूप। कोई इकाई है और उसका कोई होने का पर्पस है, तो किसी इकाई का होने का स्वरूप और उसके एग्जिस्टेंस में होने का पर्पस, ये उसको व्यवस्था बोल रहे हैं। और सारी व्यवस्था कैसी है? सारी इकाइयां एग्जिस्टेंस में कैसी हैं? हर इकाई का होने का कोई पर्पस है और वो बड़ी व्यवस्था में उसका कोई रोल है। तो इससे हमारे ध्यान में ये आ गया। लेकिन मानव के बारे जो पॉजिटिव पार्ट है, अब जब मानव की बात चली है तो उसको कर लेते हैं। मानव के बारे पॉजिटिव पार्ट ये है कि देखो, मानव के अलावा सभी इकाइयों के आकार को देख के हम आचरण को भी पहचान लेते हैं। सांप है तो क्या करेगा, सांप को आंख से देख के पहचान लेते हैं, कुत्ते को, बिल्ली को, भालू को। तो वहाँ आकार के साथ में किसी आचरण के जुड़ाव को हम पहचानते हैं। और जो पशु है अपने वंश का आचरण ही करेगा, इसलिए उनके साथ कितना पास रहना है, कितना दूर रहना है, उनकी उपयोगिता क्या है, उसको हम पहचान लेते हैं और वैसे ही परफॉर्म करता है। मानव के साथ शरीर को देख के हम ये तो पहचान लेते हैं कि मानव है। किसी भी मानव को देख के पहचान में आ जाता है कि मानव है। आचरण, बड़ा मुश्किल। इसलिए बाप एक अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाता है तो अभी क्या देख पा रहा है? वो शरीर ही देख पा रहा है और शरीर को चलाने का जुगाड़ देख पा रहा है, पैसा कितना है। इससे ज़्यादा हमारी देखने की हैसियत नहीं। आचरण देखने की हमारी हैसियत नहीं है, आचरण देखने की हमारी स्थिति नहीं है। इसलिए आप देख लीजिए, कम ज़्यादा मोटे रूप में हम शरीर और पैसा ही देख रहे होते हैं। तो यहाँ से ये समझ में आया कि और जीना आचरण के साथ है कि शरीर के साथ है? जीना तो आचरण के साथ है। आचरण शरीर करता है कि कुछ और है मामला? आचरण शरीर करता होता, आचरण शरीर करता होता, ये ब्रेन और कोशिकाएं करती होती, ये सबके आचरण में इतने डिफरेंस नहीं मिलते और फिर आचरण बदल भी जाते हैं। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से बात करता है, आधे घंटे में सन्यासी हो जाता है। और हमने, वो समझ लेंगे, और हमने सन्यासियों को ग्रस्त होते हुए देखा शिविरों में। 12 साल का सन्यासी, किसी बौद्ध परंपरा का, किसी और परंपरा के, और भी कई लोग जिनको हमने सन्यास से गृहस्थ में वापस आते हुए भी देखा। क्योंकि शिविर करके यदि उसको स्वीकार हो गया कि मानव के रूप में जीना, परिवार के रूप में जीना, समाज के रूप में जीना है ना, तो उसने वापस भी गियर बदल दिया। तो इससे ये समझ में आता है कि मानव वंश परंपरा नहीं है। आज मानव के साथ तब कहाँ से शुरू करें, कहाँ से पकड़ें मानव को? शरीर से तो पकड़ नहीं सकते, लेकिन मानव के साथ, दुनिया के हर मानव के साथ में एक निश्चितता दिखाई देती है कि जैसा वो मानता है वैसा वो जीता है, जैसा उसका मानना है वैसा उसका जीना है। यहां से एंकर डाल सकते हैं। इसका मतलब अभी उसका मानना कैसा है? अभी उसका मानना कैसा है? स्वयं को शरीर मानता है और जिंदा रहने को जीना मानता है। अभी उसका मानना ऐसा है। यदि उसका मानना बदल जाएगा तो उसका जीना बदल जाएगा और उस जीने को हंसाता हूं। तो यदि मानना बदल गया, यदि मानना जानने के आधार पे हो गया, यदि मानना जानने के आधार पर हो गया, रियलिटी एग्जिस्टेंस में जैसी है उसके आधार पे मानना हो गया, तो ऐसा जीना हो जाएगा। ये जीना यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट होगा। ये इसके लिए भी सुखदायी है, ये सभी के लिए सुखदायी है। यहाँ से एंट्री लिया। तो ये अनुसंधान की खूबसूरती है, ये अनुसंधान की महिमा है कि हम सार्वभौम मानवीय आचरण या जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है, जिस सत्य को निर्वचनीय और अव्यक्त कहा जा रहा था, उसको इस अनुसंधान के माध्यम से व्यक्त और वचनीय कहा गया। इसलिए हम एजुकेशन में सच्चाई को ला पाए, सच्चाई के साथ में हम एजुकेशन में काम कर सकते हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटी बनी है, इस पॉसिबिलिटी को देखने तो एक बात ये पता चली। तो अभी हमने देखा कि सभी इकाइयों के आचरण की निश्चितता कैसे है। मानव के आचरण की निश्चितता क्यों नहीं हुई अभी तक? अभी तक मानव का आचरण निश्चित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसको वंश विधि में पहचाना। हमने उसको वंश विधि में पहचाना और इसका प्रमाण है कि आज तक शादी करते हुए हमारे पास सबसे बड़ा आधार यही रहता है कि शादी क्यों करनी है? वंश बढ़ाना है। तो इसका मतलब है कि हमने मानव को वंश परंपरा में माना, जबकि मानव वंश परंपरा नहीं है, मानव ज्ञान परंपरा है।
मानव को ज्ञान परंपरा के अर्थ में पहचानेंगे तो ज्ञान के लिए काम करेंगे। अभी तो हमने शरीर के लिए, जिंदा रहने के लिए काम किया है, सारी स्किल उतने में ही चली जाती। ये क्लैरिटी हो गई। तो अब हम थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट को पूरा कर लेते हैं। तो देखो, हर व्यक्ति, हर मानव किसी परिवार में ही पैदा होता है। विश्व के सारे परिवारों के समूह का नाम समाज है, और बाकी समाज ठीक से चले इसके लिए हमने मानवकृत व्यवस्थाएं बनाई हैं। कुछ व्यवस्थाएं नेचुरल हैं, कुछ व्यवस्थाएं मानवकृत हैं। मानवकृत व्यवस्थाएं मतलब हमने एजुकेशन सिस्टम बनाया, हेल्थ बनाया, न्याय बनाया, राज्य बनाया, धर्म बनाया, ऐसा हमने बहुत सारी चीज़ों को पहचानने की कोशिश की, बाजार बनाया। सबकी हालत कैसी है? डावाडोल है। तो क्या हो गया? अभी की स्थिति ये है कि जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, परिवार को लगता है कि वो बिगड़ रहा है, माँ बाप को लगता है कि हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो ये सभी जगह में हमको क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। पूरा ही ये क्वेश्चन मार्क है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमारे क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, और अब तो लगता है इरिवर्स रोबोटिक्स का ज़्यादा बड़ा कारण यही है कि आदमी के साथ नहीं निपटा जा सकता है। तो जहाँ भी आदमी को हटाया जा सके, उसकी जगह रोबोट को लाया जा सके, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। ऊपर के सर्किल में जाएंगे, ऊपर के सर्किल में जाएंगे, ऊपर के सर्किल में जाएंगे तो क्या दिखाई देता है? एक मिट्टी पे पेड़ पौधा पैदा होता है, मरने के बाद वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देता है। तो मिट्टी का जीने को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मिट्टी का जीना मतलब उसकी उपजाऊ शक्ति का होना। तो यदि नेचर में देखें तो क्या नियम दिखाई देता है? जैसे अब तक हमने सुना था, जियो, जियो और जीने दो, ये हमने सुना था। नेचर को देखा तो पता चला कि एक मिट्टी अपनी पूरी ताकत पेड़ पौधे को उपलब्ध करा देती है, और पेड़ पौधा पूरे अपने जीवन काल में और मरने के बाद उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते रहता है। तो मिट्टी का जीना कैसे हुआ? दूसरे के जीने में सहयोगी हुआ, उससे मेरा जीना हुआ। तो यदि अस्तित्व को देखें तो जीने दो और जियो, बल्कि इसको और ठीक करके बोलूं तो जीने देना ही जीना है, जीने देना ही जीना है, बाकी खाना पीना है। हाँ, ऐसे ही है। खाना पीना जीना नहीं है, खाना पीना जिंदा रहना है ना? जब जीने की बात कर रहे हैं तो अपने भाव और विचार की महिमा है। तो बेसिकली दूसरों के जीने में सहयोगी हो जाना, ये मेरे जीने की क्वालिटी है। हाँ जी, बात पहुंच रही? उदास लग रहे आप लोग। है काली कोठरी है? सही सही वे में जा रहे हैं ना? हाँ, हम अपने बच्चों के जिंदा रहने में सहयोगी हुए कि जीने में सहयोगी हुए? अब समझ में आ रहा है गैप कहाँ पे है? फिर ऊपर से उनको बताते हैं हम तुम्हारे बाप होते हैं, आचरण हमसे सीखो। वो कहता है रहने दे, बहुत हो गया, पैसा है वो दे दे, बाकी मैं देख लूंगा। भैया एक क्वेश्चन था कि मतलब आपने जो बताया इकाई होती है, वो नहीं समझा मुझे उसका अर्थ। मतलब इकाई मतलब स्टेट है, एटम है, मॉलिक्यूल है। क्या क्या बोला इकाई? आपने बोला ना मतलब पदार्थ, ये सब इकाइयाँ है। इकाई मतलब यूनिट्स। यूनिट्स, ओके। यूनिट्स 1 2 3 4। ओके, थैंक यू। मराठी में क्या बोलते हैं इकाई को? यूनिटी बोलते हैं। यूनिटी नहीं, यूनिटी मराठी नहीं, मराठी में यूनिट बोलते हैं। इंग्लिश समझा। ओके, मराठी में क्या बोलते हैं? एकम, एकक, एकक। मराठी में एकक बोलते हैं। क अच्छा, गुजराती में एकम बोलते हैं।
घटक। ये लो, आप ही लोग एक मत नहीं। घटक बोलते, घटक यूनिट घटक। को घटक बोलते। घटक। ओके, वहाँ पे आपने ये बोला कि मानना ही जीना है। जैसा मानता है वैसा जीता है। वैसा मैं जीता आपको है। दोस्त मानता हूँ, दोस्त की तरह जीऊंगा। मैं आपको दुश्मन मानता हूँ, दुश्मन की तरह जीऊंगा। तो मानना मतलब बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम। तो लोगों ने कंडीशनिंग। कंडीशनिंग, तो लोगों ने क्या किया, जो आस्था लोगों में डाली वो वहीं पे की, जानने की तरफ नहीं गए। बस 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 ओके, बस। ओके। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। हाँ जी, क्या समझ में आया जीने देना ही जीना है से? हाँ जी। इसमें जैसे अभी वंश की बात की आपने, तो इसको मैं संस्कार भी बोलती है अभी। हाँ, यही संस्कार। तो इसलिए उसको भी मानव, इसलिए मानव के बारे जब कहेंगे तो इन सारी चीज को एक तो मानव ये बीज विधि से, वंश विधि से, मात्रा विधि से, मानव संस्कार विधि से जीता है। संस्कार का क्या मतलब है? जीने के अर्थ में स्वीकृतियां ही संस्कार है। जीने के लिए जो स्वीकृतियां हैं, जैसा मैंने माना है, स्वीकारा है, जीने के अर्थ में स्वीकृतियां ही संस्कार है। बोलने के लिए नहीं, हमारी बोलने के लिए स्वीकृतियां अलग हैं, जीने के लिए स्वीकृतियां अलग हैं। बढ़िया, आगे चलूं? कोटा पूरा हो गया? है माइक सभी संस्कृति में, संस्कार में आचरण और ज्ञान दोनों आ हाँ गया ना? सब आ गया, सब आ गया। सब आ गया। संस्कार मतलब जीने के अर्थ में स्वीकृतियां। जब जीने की, देखो ये बात समझने की है कि जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है कि नहीं? जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो जीना उसमें शामिल है क्या? नहीं। तो जब हम बड़ी चीज की बात कर रहे हैं तो छोटी चीज उसमें शामिल है ही है। फिर जीना सहित, जिंदा रहना सहित पूरा ही जीना हो गया। ठीक हो गया? एक परिवार के जीने का स्वरूप क्या होगा? वो शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होके जिए। तो जब अभाव मुक्ति की बात करेंगे तो स्किल, हमारी समृद्धि उसमें आ जाएगी, उसके लिए काम आ जाएगी। हाँ जी, कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? तो पता चला, नेचर में देखा तो पता चला कि जीने देना ही जीना है, जीने देना ही जीना है, ये पता चला। नेचर में पता चला, नेचर में पता चला पूरी प्रकृति अपने आप में व्यवस्था का स्वरूप है कि अव्यवस्था का स्वरूप है? व्यवस्था मतलब जितने भी उसके अंग अवयव हैं, जितने भी उसके पार्ट्स हैं, वो सारे मिलके इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि वो एक बड़ी व्यवस्था के रूप में दिखाई देता है ना? कोई आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्रकृति अपने आप में व्यवस्था है। प्रकृति अपने आप में व्यवस्था है तो उसके पीछे आधार क्या है? हर इकाई, हर एकम, घटक, यूनिट, हर यूनिट स्वयं में व्यवस्था है। हर यूनिट स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था, समग्र मतलब एज ए होल, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। और यहीं से निकल के आया कि हर इकाई का आचरण निश्चित है। और आचरण क्या होता है? भागीदारी ही आचरण है। दो लाइन को देखिए कैसा है ये। आप में से कितने लोग को ये ध्यान में आ रहा है कि हाँ, ये लाइन का मैं एग्जाम्पल देख पा रहा हूँ? हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र में भागीदार है। क्या मतलब? एग्जाम्पल देके बताइए। माइक। करूँगा ना। शरीर का लाइक हार्ट ले लो या किडनी ले लो, स्वयं में व्यवस्था है, बट शरीर हाँ, बड़े स्वयं में व्यवस्था है मतलब किडनी निकाल लो और दूसरा वहाँ पे रिप्लेस कर दो और वो भी उसी काम को करने लगता है। तो किडनी अपने आप में एक व्यवस्था है, हार्ट अपने आप में एक व्यवस्था है, इसलिए हम रिप्लेस कर पाते हैं, है ना? और शरीर की पूरी व्यवस्था में उसका कोई रोल है। हर पेड़, हर पौधा, हर पशु, हर पक्षी, हर कीट पतंगा, हर एटम, हर मॉलिक्यूल, हर केमिकल,
जो नेचर में है उसके होने का कोई पर्पस है, वो अपने आप में एक व्यवस्था है। व्यवस्था है का मतलब क्या है? हमेशा बना रहता है ना। तो हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था में भागीदार है। और आचरण क्या होता है? आचरण क्या होता है? बिहेवियर। आचरण क्या होता है? बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है? बता दो, एक और नया शब्द बता दो। व्यवस्था में भागीदारी ही आचरण है ना। जैसे पेन, कोई भी एक मशीन का पार्ट निकाले तो क्या हुआ? मशीन में जो उसका रोल है यही उसका आचरण है। मानव का आचरण क्या है? सुखी होना तो उसका फ्रूट है। आचरण ठीक होगा तो उसका फ्रूट आएगा। आचरण क्या है? व्यवस्था का ही पता नहीं है तो भागीदारी कहां से पता होगा? देखो नीचे मानव को देखो, इस पूरी सृष्टि में कौन इकाई है जो स्वयं में व्यवस्थित नहीं है और अव्यवस्था में भागीदार है? और इसमें पढ़ा लिखा कि अनपढ़? पढ़े लिखे में प्रोफेशनली क्वालिफाइड। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब है कि व्यवस्था को समझे बिना हमने कोई इंटरवेंशन किया या हमने अपने लाभ के लिए, पैसे के लिए कोई काम किए, तो इसका मतलब है कि पूरी नीचे वाला पूरा कॉलम देखेंगे तो पूरा कॉलम ही क्वेश्चन मार्क है ना। क्योंकि हमको यदि नेचर की व्यवस्था की समझ नहीं है तो हमारे आचरण के भी हमको पता ही नहीं चला कि मैं नेचर की एक एंटिटी हूं और इस नेचर में मेरा कोई रोल है, वो मेरी क्लैरिटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधे को देखते हैं तो धरती को देखते हैं तो पेड़ पौधे के लिए पूरक है, और इसको देखते हैं तो वापस उसके जीने को। पेड़ पौधे को पशु पक्षी खाते हैं, वापस मलमूत्र के रूप में मिट्टी को देते हैं, और उसका जो भी बैक्टीरियल और वायरल जो भी कुछ है धरती में पेड़ पौधों की हेल्थ को बनाए रखता है। मानव के जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो पेड़ पौधे से, पदार्थ से उपलब्ध होता है, पेड़ पौधे से उपलब्ध होता है, पशु से भी उपलब्ध होता है ना। और इधर इन दोनों में भी आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब मानव की एंट्री होती है। मानव की एंट्री कैसे होती है? पदार्थ के साथ जो किया, पेड़ पौधे के साथ जो किया और पशु के साथ जो किया, उन सब को मिला के ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो संसार में दो ही समस्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग। बस, तीसरी कोई समस्या ही नहीं है। ये ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग एजुकेशन के साथ साथ बढ़ रहा है कि घट रहा है? जोर से बोलो। बढ़ रही। तो हमको ना तो मानव के साथ जीना आया, ना हमको नेचर के साथ जीना आया, सबका शोषण करके पैसा बनाना आया। मतलब थोड़ा सा क्रूड भाषा में, अच्छी भाषा भी प्रयोग कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा साफ साफ बात हो जाए तो मोटा मोटी जो हमारी पूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मानव की एंट्री ऐसे है धरती पर जैसे विलन की एंट्री हो रही है। इधर पूरे परिवार की बात करें, मानव और समाज की बात करें, सब कर रहे हो तो क्वेश्चन मार्क अपने आप में है ही है। और जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है, अभी लंच के दौरान हम लोग बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे, तो पहले हमारे परिवार चल गए क्योंकि देखो हमारा जॉइंट फैमिली हमारे व्यवसाय की ज़रूरत था। खेती में फ्री के लोग चाहिए और बिजनेस में भी फ्री के लोग चाहिए, और ये फ्री के लोग नहीं होंगे तो ना आप खेती चला पाओगे ना बिजनेस चला पाओगे। शुरू में एक बार खड़ा हो जाए तब अलग बात है। तो हमको इसलिए परिवार हमारे, और हमको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी, हमारे खेत में इतना पैदा हो रहा था कि सभी लोगों के लिए काम भी उपलब्ध था। तो इस तरह से देखें तो हमारे व्यवसाय की आवश्यकता के रूप में जॉइंट फैमिली विकसित हुआ। फिर कुछ महापुरुषों ने, जिन्होंने भी ज्ञान को देखा, जिन्होंने भी किसी हाइट तक ज्ञान को देखा, तो उन्होंने कहा भी देखो इंद्रियों में जीना जीना नहीं है, और जीने को उन्होंने ज़्यादा कहाँ से जोड़ा? ज़्यादा उन्होंने संवेदनशीलता से जोड़ के देखा। दूसरों के लिए दान करना, पुण्य करना, और क्या करना है ना, दूसरों के लिए कुछ अच्छा क्या करना, जिंदा रहने के लिए सहयोगी होना। उसके बाद फिर जाओगे तो समाधि की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये पूरी चीज को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यदि हमारे परिवार, तो अब ये समझ में आता है कि किसी मान्यता के साथ हम चल रहे थे और किसी समय के बाद वो दूसरी दुनिया आ गई जहाँ हमारे पास एजुकेशन आई, तर्क आया, स्किल आया, पैसा आया, ये दोनों के पास आया। अब दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। अब साथ में जुड़ने का कारण समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों साथ में चले। मान्यताएं टूटी।
पहले पति कमाता था, पत्नी का काम घर चलाना था, दोनों की भूमिकाएं बटी हुई थी। अब ये दोनों भूमिकाएं एक समान हो गई, दोनों ही पति हो गए, है ना, और घर भी चल ही रहा है। अब साथ में रहने का कोई बड़ा कोई कारण नहीं है, क्यों साथ में रहें? कारण नहीं है, इसलिए अब शादी नहीं चलेगी, फिर क्यों झेलें एक दूसरे को? तो इसका मतलब ये हुआ कि वंश परंपरा से हम किसी एक लेवल तक चल गए, लेकिन मानो मूलतः वंश परंपरा नहीं है और आचरण की समझ हमको नहीं है, तो इसलिए अब साथ चल पाना संभव नहीं है। तो इस पूरी चेन में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या देखने को मिला। देखो, बहुत शानदार चीज ये है कि अस्तित्व में, प्रकृति में सभी इकाइयां यूनिट्स उपयोगिता पूरकता के साथ, ये बहुत काम की चीज है, उपयोगिता पूरकता। यहां हमको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। पहले सूत्र बोल देता हूं, फिर इस पे बात करेंगे। लिखना हो गया? ओ, क्या करूं? है? देखिए, बहुत बढ़िया सूत्र है और बहुत काम का सूत्र है। उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर सारे आवेशों का शमन होता है। उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर सारे आवेशों का शमन होता है। आवेश क्या है? परंपरा में 6 आवेश की बात की गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर सारे आवेशों का शमन होता है ना? ये अपने चित्त शुद्धि का भी सूत्र है। जागृति के लिए हमारा चित्त अनुकूल हो जाए, इस अर्थ में ये एक बहुत बढ़िया और जीने का स्वरूप है। ये हम कैसे जिए, अभी कैसा जी रहे? अब 2 लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को कैसे देखते हैं? ये बड़ा कि मैं बड़ा? फिर तय करते हैं, इसका पद बड़ा कि मेरा पद बड़ा, पैसा बड़ा कि मेरा पैसा बड़ा, शक्ल और हाइट और कपड़े और जूते और मोजे सब नाप डाला, फिर निकल गया कि एक जन बड़ा। तो हमारा जीना अभी एक दूसरे का सम्मान बनाए रखते हुए या कहीं ना कहीं से दब के जीना, दबा के जीना, प्रभावित होना, प्रभावित करना, कैसा है? कॉन्फ्लिक्ट है, अभी आइडेंटिटी क्राइसिस है। किसी भी नए व्यक्ति को मिलते हैं तो कैसे एक दूसरे के मतलब बात पहुंच रही, नेचर में कैसा है? एक बढ़िया किस्सा सुनाता हूं। मैंने नेचर को कैसे देखा। मैं जहां खेत में रहता हूं ना, 16 एकड़ का खेत है, 34 देसी गिर गाय हैं, करीब 700-800 फ्रूट प्लांट्स हैं, और हम परिवार में साथ में वहाँ पे रहते हैं। शुरू में मेरा काफ़ी समय लगता था, अभी तो काफ़ी बाहर रहता हूँ। तो शाम को खेत से काम करके आए, घर के सामने आके बैठे, बाजू में ट्यूबवेल है, उसके बाजू में बबूल का पेड़ है। तो उस पे 500-700 बगुले आके शाम को उन लोग भी अपने घर आ जाते। तो एक बगुला बैठा, वो बबूल के जो पेड़ है उसकी टहनी थोड़ी सॉफ्ट रहती, तो एक बैठा, तब तक वो सेटल हुआ हिलते हिलते, तब तक दूसरा आके उसी पे बैठा, तो उसका सिटिंग हिल गया, ये दोबारा उड़ा, तब तक दूसरे का सेटल हुआ, फिर ये लौटा और तीसरा फिर बैठ गया, तो दोनों का डिस्टर्ब कर दिया। फिर ये दोबारा उड़े, फिर दोबारा सेटल हुए, और ये प्रोसेस 1.5 घंटे चला। 1.5 घंटे में उसके बाद वो पेड़ ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद ही दिखता है, इतने बगुले बैठ जाते हैं, और एक बार सारे बैठ गए, अब वो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है अब कोई भी नहीं हिल रहा है। जो बगुले दूसरे आने वाले की वजह से डिस्टर्ब हो रहे थे, वो उससे झगड़ा नहीं कर रहे थे, उन्होंने मान लिया कि इसका भी बैठना उतना ही अधिकार है,
और इसके बैठने से मेरा बैठना हिल ही सकता है। मतलब ये इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं, शायद बगुला नहीं कर रहा है। लेकिन नेचर में, पूरी नेचर में देखेंगे तो एक दूसरे के साथ में हम कोई उपयोगिता पूरकता पहचान रहे हैं। जैसे अब लाइव एग्जांपल देता हूं, मानव पदार्थ के साथ, पेड़ पौधे के साथ, मिट्टी के साथ, तो सूत्र ये है कि ज्यादा विकसित कम विकसित के लिए पूरक है, ज्यादा विकसित कम विकसित के लिए पूरक है, क्योंकि वो उसके अधूरेपन से मुक्ति के लिए सहायक है। ठीक हो गया? क्योंकि वो कम विकसित के अधूरेपन से मुक्ति के लिए ज्यादा विकसित सहयोगी है, इसलिए अधिक विकसित कम विकसित के लिए पूरक है, उसके पूरा होने में सहयोगी है। अधिक विकसित कम विकसित के लिए पूरक है, कम विकसित अधिक विकसित के लिए उपयोगी है। तो पदार्थ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी मानव के लिए उपयोगी हैं, और मानव पशु पक्षी पेड़ पौधे और पदार्थ के लिए पूरक है, वो उनके पूरा होने में सहयोगी है। कैसे? देखो, जितने तमाम फल आज हम खाते हैं ये जंगल में ऐसे नहीं थे। जंगली फल बहुत छोटे छोटे थे। मानव ने सालों साल इन पे मेहनत किया और इनकी ब्रीड को बढ़ाते बढ़ाते, तो गाय के वंश को बढ़ाना, पेड़ों के बीज को, है ना, बढ़िया बनाना, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़िया करना, उसमें हमने कुछ गड़बड़ भी कर दिया जेनेटिक के नाम पे और कुछ इंटरफेरेंस भी कर दिए, लेकिन हमने बहुत सारा उनको बेहतर किया है। तो मानव के होने से पदार्थ, पेड़ पौधे, जमीन उपजाऊ हो जाए, वनस्पति संसार की क्वालिटी बढ़े, पशु संसार की क्वालिटी बढ़े, तो ये मानव ने तीनों के पूरा होने में सहयोग दिया। तो मानव शेष प्रकृति के लिए पूरक है, शेष प्रकृति मानव के लिए उपयोगी है, कि मानव की समझ को प्रकट करने के लिए शेष प्रकृति में मैं अपनी समझ को व्यक्त करता हूं, तो मुझको अपनी समझ को व्यक्त करने का मौका मिला प्रकृति के साथ, और मेरे शरीर के जिंदा रहने में प्रकृति सहयोगी है। मेरे शरीर के जिंदा रहने में तो मनुष्यतर प्रकृति, मानव के अलावा जो चीजें हैं वो मानव के लिए उपयोगी हैं, मानव उनके लिए पूरक हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एक पूरकता ये है कि हम उनको डिस्टर्ब ना करें। हाँ, उनको नुकसान ना पहुंचाते ही हैं। यही पूरकता है। नुकसान ना पहुंचाना भी, किसी के विकास को अवरुद्ध ना करना भी पूरकता है। बढ़िया। विकास मतलब यदि उसका हास तो होता ही है भाई, वो धरती पे पहाड़ का होना कोई एक प्राकृतिक जलवायु के बने रहने में सहयोगी है। जैसे अभी ये वो नहीं था एंटार्क्टिका, तो एंटार्क्टिका पे जितनी बर्फ जमा है वो पूरी धरती के जलवायु के लिए एक आवश्यकता है, ऐसे ही नहीं जमी हुई है। अब यदि एंटार्क्टिका डिस्टर्ब होगा तो पता चला पूरा धरती का वातावरण डिस्टर्ब होगा। तो ऐसे उसको डिस्टर्ब ना करें, ये उसमें सहयोग है। जैसे आपने कहा कि शरीर को बनाए रखने के लिए उपयोगी है, बाकी जो अवस्थाएं हैं तो व्यवस्था को समझने के लिए भी तो उपयोगी हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं। क्या? यानी बाकी शेष जो प्रकृति है उसको, उसकी व्यवस्था को देख के हम व्यवस्था समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी तो वो उपयोगी हो रहा है। वो उपयोगी हो नहीं रहे हैं, हम उसको, ये कर्ता पद मानव में है, तो समझ वो अपने आप चल के नहीं आता, मेरे को समझ लो, है ना, ऐसी बात। तो मानव की महिमा है कि वो समझेगा कि नहीं समझेगा। हाँ जी, तो इस पूरी चर्चा से क्या निकला? हम कैसे जिए आपस में, एक घर में हम कैसे जिए, एक दूसरे के लिए पूरक हों, उपयोगी हों। इसका मतलब अधिक विकसित कम विकसित के लिए पूरक है, कम विकसित अधिक विकसित के लिए उपयोगी है। तो एक समझदार मानव के लिए ना समझ मानव उपयोगी है अपनी समझ को व्यक्त करने के लिए, और ना समझ व्यक्ति के लिए समझदार मानव
पूरक है उसकी समझ को पूरा करने के लिए। तो यदि ये हमको ध्यान में आएगा और हम समझ के जीने की दुनिया बनाएंगे तो हमारे परिवार में कोई जीवन शैली निकल के आएगी। तो परिवार में माँ बाप की, पति की एक स्थिति है, पत्नी की एक स्थिति है, दादा दादी होंगे तो उनकी भी कोई स्थिति होगी, बच्चे होंगे तो उनकी भी कोई स्थिति होगी। किसी मामले में हमारा बेटा हमसे बेहतर हो सकता है कि नहीं, हमारे बच्चे। तो जहाँ वो हमसे बेहतर हैं, जैसे आज यदि हमको कोई प्रॉब्लम मोबाइल में आती है तो किसको बोलते हैं, और वो ज़्यादा अच्छा हैंडल करते हैं हमसे, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि यदि मानव के अर्थ में हमारा साथ साथ जीना होगा, फिर वही समाज में भी होगा, वही देश में भी होगा, तो पूरी सृष्टि में एक दूसरे के साथ में जीने का जो नियम है वो उपयोगिता पूरकता का है। और हमारा कैसा है, हमारा अभी कैसा है, कंपटीशन का है, विरोध का है, कम ज्यादा का है, युद्ध और संघर्ष का है, हीनता अहंकार का है, द्वेष का है, आवेश का है। तो ये सारी चीज़ों को पता चला, इसमें हमारी सारी ऊर्जा खत्म हो गई, क्रिएट कुछ नहीं हुआ। तो यदि हम उपयोगिता पूरकता को पहचान के जिएंगे, क्योंकि नेचर में उपयोगिता पूरकता है ना, तो ये उपयोगिता पूरकता को जैसे जैसे आगे जाएंगे कैनवस और फैलेगा, हम और क्लैरिटी के साथ में समझ पाएंगे। तो सृष्टि में देखा तो उपयोगिता पूरकता है, पूरी नेचर में देखा तो हर इकाई के आचरण की निश्चितता है, हर इकाई स्वनियंत्रित है, स्वानुशासित है। और पूरी नेचर में देखा तो व्यवस्था का स्वरूप बॉटम अप है, नीचे से ऊपर है। ठीक हो गया। तो शॉर्ट में अभी की बात पूरी कर दें। हमारी बनाई व्यवस्था का हाल कैसा है, हमारी व्यवस्था का हाल कैसा है, नीचे से ऊपर है कि ऊपर से नीचे है, ऊपर से नीचे है। ठीक है, हमारी व्यवस्था टॉप डाउन है, ऊपर से नीचे है। हम सब स्वनियंत्रित स्वानुशासित हैं कि पर नियंत्रित हैं, लोग क्या कहेंगे, है ना, हम पर नियंत्रित हैं। हम सभी उपयोगिता पूरकता के साथ हैं, नहीं तो द्वंद्व के साथ हैं, कन्फ्लिक्ट के साथ हैं, युद्ध और संघर्ष के साथ, है ना। तो ये पता चला कि नेगेटिव स्थिति आचरण की निश्चितता है, आचरण की निश्चितता है। निश्चित आचरण का मतलब, मानव के निश्चित आचरण का मतलब समाधानित, ऐसा आचरण जो हमेशा मेरे लिए सुखदायी है, सभी के लिए सुखदायी है। हर मानव को दूसरे से किस तरह के आचरण की अपेक्षा है, निश्चित हो कि अनिश्चित हो। हर मानव को स्वयं से कैसे आचरण की अपेक्षा है, निश्चित हो कि अनिश्चित हो। मैं अपने अनिश्चित आचरण से ही परेशान हूं, कब मेरे अंदर क्या भाव आएगा, क्या विचार आएगा, उसकी वजह से मैं क्या गिल्ट आएगा, है ना। तो इसका मतलब है मानव के आचरण की निश्चितता नहीं है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्थित और व्यवस्था में भागीदार है, हर इकाई स्वयं में अव्यवस्थित रहते हुए, जिंदा रहने को जीना मानते हुए और अव्यवस्था में भागीदार है। उसी का परिणाम ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग है। हमारी बनाई हुई सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं, है ना। इसका मतलब है ये शासन है कि व्यवस्था है। तो हम नाम देते हैं शासन व्यवस्था, ये दो शब्द हैं। शासन का मतलब क्या है, स्वनियंत्रण के पर नियंत्रण, पर नियंत्रण। दूसरा मेरे को बताएगा कि तुमको कैसे जीना है, मैं दूसरे के अनुसार चलूंगा, मेरे को नियंत्रित करेगा। यहाँ बैठे सारे लोग स्वनियंत्रित होना चाहते हैं कि दूसरे के द्वारा नियंत्रित होना चाहते हैं, स्वनियंत्रित होना चाहते हैं। और यहाँ बैठे सारे लोगों में तो अवसर मिले तो कितने लोग शासन करना चाहेंगे, शासन तो करना चाहते हैं। तो आपका शौक पूरा करने के लिए कौन से ग्रह से लोग लाए जाएं। देखिए ये भी कैसी बात है, हम नहीं चाहते कि कोई हम पे शासन करे, लेकिन हम शासन करना चाहते हैं। ये कहाँ से आता है, सोचना कहाँ से आता है ना। इसका मतलब है ये पता चला, व्यवस्था समझ में आई। तो व्यवस्था किसको बोल रहे हैं, व्यवस्था किसको बोल रहे हैं, जीने देना ही जीना है। व्यवस्था किसको बोल रहे हैं, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदार, हर इकाई के आचरण की निश्चितता, हर इकाई आपस में उपयोगिता पूरकता के साथ में होना, स्वनियंत्रित स्वानुशासन होना,
और वो एटम मिलके मॉलिक्यूल मिलके, है ना, ऊपर तक टिश्यू और बॉडी और पूरी व्यवस्था का स्वरूप हमको दिखाई देता है। तो नेचर की व्यवस्था कैसी है? नेचर की व्यवस्था कैसी है? नेचर में हर इकाई स्वनियंत्रित स्वानुशासित है ना। ये बॉडी में इतनी सारी सेल्स को कौन नियंत्रित करता है कि तुम अपना काम किए जाओ? वो अपने आप में कोई व्यवस्था का स्वरूप है, धीरे से देखेंगे। और शासन का मतलब है कि दूसरा हमको नियंत्रित करेगा। दूसरा हमको नियंत्रित करेगा, उसके 3 तरीके हैं। कभी भय से नियंत्रित करता है, कभी प्रलोभन से नियंत्रित करता है, लालच देता है, और कभी आस्था से नियंत्रित करता है। तो अब समझ में आ गया कि भय से, प्रलोभन से, आस्था से एक मानव स्वनियंत्रित हो जाए, ये प्रमाणित नहीं हुआ। स्वनियंत्रित होने का मतलब है कि मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाए और उसको दूसरे में भी मल्टीप्लाई किया जा सके, बाई एजुकेशन मल्टीप्लाई किया जा सके, ऐसी व्यवस्था, ऐसी शिक्षा के स्वरूप को बना के जिया जा सके। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे कल सुबह 9 बजे।